एपिसोड 149। कुछ क्षण तक चली गर्जना के बाद विस्फोटक शक्ति ने अंततः पहले से ही क्षतिग्रस्त महल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। महल को खंडहर में तब्दील होते देख योद्धा घबराकर भाग गए। हालांकि वे दुखी थे, लेकिन इस समय वे किसी भी तरह की परवाह करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि उनके साथ इससे भी अधिक चौंकाने वाली घटना घटी थी। लिंग जियो ने वास्तव में तैमूर मुटू के हमले को रोक दिया। इसे अब चमत्कार नहीं कहा जा सकता, ये शब्दों से परे है। यह इतना चौंकाने वाला था मानो एक चींटी अपने छोटे पैरों से हाथी को गिरा रही हो। अविश्वसनीय, यह अविश्वसनीय है। सबसे ज्यादा हैरान व्यक्ति था तैमूर मुटू। वह वास्तव में एक चाल से लिंगजियो को मारने में असफल रहा, जो कि उसके लिए बेमो शहर में उसकी हार से भी अधिक चौंकाने वाला और अपमानजनक था। संसाधनशीलता के मामले में लिंगजियो जितना अच्छा नहीं, क्या आप ताकत के मामले में भी दूसरे पक्ष को नहीं मार सकते? ये कैसे संभव है? बूढ़े कुत्ते, तुम्हारा अंत आ गया है। लिंगजियो के मुंह से एक ठंडी आवाज आई और उसने बैंगनी बिजली की तलवार को दूर रख दिया। उसके पीछे ताओटी की छाया दिखाई दी थी। पेटू प्रलय का दिन, एक तलवार आकाश को झकझोर देती है। अंधकार छा जाता है और सारा प्रकाश लुप्त हो जाता है। यह ऐसा है जैसे किसी विशालकाय जानवर ने आपको निगल लिया हो। ये तलवार शक्तिशाली, हिंसक और पागल है। ये ताओटी प्रलय दिवस है। प्रलय की तलवार इस समय लिंगजियो की सबसे शक्तिशाली चाल है। बूम बूम, पूरे स्थान में एक फटने जैसी आवाज हुई जो अंधेरे में प्रकट हो गई। ये जानलेवा है, यह मौत है, यह विनाश है। इसका मतलब है सब कुछ काट देना और सब कुछ खा लेना। ये तलवार अद्भुत एवं अद्वितीय है। क्या चल रहा है? तैमूर मुटू को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। यदि पिछला प्रहार उसका आकस्मिक हमला था जो विफल हो गया था, तो भी वह उसे स्वीकार कर सकता था, लेकिन इस बार उसे सचमुच डर लगा। लिंग जियाओ इतना शक्तिशाली कब बन गया? यद्यपि प्रतिद्वंद्वी के पास स्पष्ट रूप से यिन और यांग क्षेत्र की ताकत नहीं है, लेकिन इस तरह की मारक क्षमता ऐसी चीज नहीं है जिसे वह, जो अब गंभीर रूप से घायल है, संभाल सके। पीछे हटना। तैमूर मुटू ने लिंगजियो से बचने का फैसला किया, क्योंकि उसमें लिंगजियो और टेरा के प्रहार को झेलने का आत्मविश्वास नहीं था। प्रकाश और छाया, भागो, मार डालो। यद्यपि ताओटी प्रलय का दिन शक्तिशाली था, लिंगजियो ने नहीं सोचा था कि यह कदम तैमूर मुटू को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल था, फिर भी वह यिन और यांग क्षेत्र में प्रवेश करते समय अपनी ताकत लगाने में सक्षम था। उनकी असली मारक चाल लाइट शैडो एस्केप है, जो ताओटी डूम्सडे जितनी शक्तिशाली तो नहीं है, लेकिन कम घातक भी नहीं है। अधिक गुप्त, अधिक भयावह तथा इससे बचना अधिक कठिन। जिस क्षण उसने अपनी तलवार की चाल का प्रदर्शन किया, लिंगजियो अचानक गायब हो गया। तलवार गायब हो गई, लोग उसी समय गायब भी हो जाते हैं। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। चेतना के उस क्षेत्र में जो विश्व को नियंत्रित करता है, वर्तमान अर्ध चरण यिन और यांग शक्ति द्वारा सहायता प्राप्त है तथा मानव राजा की शक्ति से आबद्ध है। उसके प्रकाश और छाया से बचने की क्षमता में भी काफी सुधार हुआ है। संपूर्ण विश्व में केवल वही तेज है, न छुप सकते, न रोक सकते। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे लिंगजियाओ प्रकाश की वास्तविक गति तक पहुंच गया हो। तैमूर मुटू का चेहरा बहुत कुरूप हो गया। वह लिंगजियो की स्थिति पर कब्जा नहीं कर सका, लिंगजियो की सांस महसूस नहीं कर सकता। एकमात्र चीज जो आप देख सकते हैं वह है प्रकाश की एक किरण, एक प्रकाश जो इतना तेज था कि वह उससे बच नहीं सका। वह जानता था कि यह लिंगजियो का हमला हो सकता है, लेकिन यिन और यांग क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति के रूप में वह इसे टाल नहीं सकता था। महत्वपूर्ण क्षण पर उसने हताश होकर अपने काले कौवे के रक्त को सक्रिय कर दिया। उसका शरीर एक विशाल काले कौवे में बदल गया और उसके पंख आकाश से गिरे कठोर उल्कापिंडों की तरह उसके पूरे शरीर को ढक रहे थे। इसी समय उसके शरीर की सतह पर यिन और यांग ऊर्जा ने भी सुरक्षा की एक परत को संघनित कर दिया, जिससे हमले की शक्ति को कमजोर करने की उम्मीद थी। तस्क, ताओटी डूम के कारण होने वाला नुकसान प्रभाव अंततः आ गया है। यद्यपि तैमूर मुटू की जीवन शक्ति सुरक्षा शक्तिशाली थी, फिर भी यह विशाल ताओटी तलवार कीवी द्वारा पूरी तरह से निगल ली गई थी। तभी प्रकाश आ गया। तीखे पंखों को छेदकर तैमूर मुटू के शरीर पर चिपका दिया गया। तैमूर मुटू ने वार की शक्ति को कमजोर करने के लिए अपने काले पंख फड़फड़ाते हुए हवा में छलांग लगा दी। लिंग जियाओ के पीछे उसने अपने काले और सफेद पंख उठाए, हवा में उड़ गया और तैमूर मुटू का पीछा किया। उसका चेहरा ठंडा था, उसमें जरा भी डर नहीं था।
इस समय उसकी नज़र में सिर्फ बूढ़ा कुत्ता तैमूर मुटू ही था। क्या आप इसे मार सकते हैं? वह खुद से ऐसे सवाल नहीं पूछता, क्योंकि तलवारबाजों को खुद पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। विशेषकर जब आपके पास पहले से ही लाभ हो, तो स्वयं पर संदेह करना आत्महत्या के समान है। लिंग जियाओ के लिए तैमूर मुटू को मारने का ये सबसे अच्छा समय है। वह नहीं जानता कि भविष्य में उसे यह शक्ति मिल पाएगी या नहीं, इसलिए उसे यहाँ इस बूढ़े कुत्ते को मारना होगा। साथ ही आप यिन और यांग क्षेत्र के योद्धाओं से निपटने में बहुमूल्य अनुभव भी प्राप्त कर सकते हैं। लिंग जियाओ की गति तैमूर मुटू से भी तेज है। यद्यपि मुटू अपनी ताकत लगा सकता था क्योंकि वह भी यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हर बार जब यिन और यांग ऊर्जा का उपयोग किया जाता है तो चोट अधिक गंभीर हो जाती है। लिंग जियाओ के हमले से बचने के लिए उसने अपना रूप भी बदल लिया। इससे उनकी चोटें और अधिक गंभीर हो गईं, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। इस समय लिंग जियाओ का सामना करते हुए तैमूर मुटू को नहीं पता था कि क्या करना है। वह केवल इतनी ही कड़ी लड़ाई लड़ सकता था। फैंग झान उदास भाव से जमीन पर खड़ा था। वह अच्छी तरह जानता था कि एक बार लिंग जियाओ की मृत्यु हो गई तो वह जीवित नहीं रह सकेगा। हालांकि इस समय लिंग जियाओ बहुत डरावना था, लेकिन फैंग झान को पता था कि उसे कार्रवाई करनी होगी। जब लिंग जियाओ अपनी पूरी ताकत के साथ तैमूर मुटू पर हमला कर रहा था, तो उसने अचानक लिंग जियाओ पर हमला कर दिया और उसे मार डाला, ताकि वह वास्तव में अपनी चिंताओं को दूर कर सके। पूरे आसमान में पीली रेत फैली हुई थी और एक आकृति परी की तरह हवा में उड़ रही थी। उसका शरीर सुंदर था और उसकी आंखें भी सुंदर थीं। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी उदासी और चिंता थी। उसके पीछे विशेष पोशाक पहने सैनिकों की एक टीम थी। वे बेमो शहर में अकेले प्रशिक्षित जादुई भेड़ियों की सवारी कर रहे थे। इस यूनिट पर कपड़ों का रंग रेगिस्तान के रंग के बहुत करीब था। जब ये स्थिर था तो अंतर बताना लगभग असंभव था। आगे दो महिलाएं थीं। उनमें से एक बर्फ की तरह ठंडी थी। तपते रेगिस्तान में भी वह बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडी थी। वह स्वाभाविक रूप से लेंग मेई थी। दूसरी थोड़ी कुलीन और घमंडी थी। उसका जन्मजात कुलीन स्वभाव उसे दूसरी महिलाओं से अलग बनाता था। वह स्वाभाविक रूप से जी मिंग कोंग है। लेंग मेई यूनू अचानक शेनहुआंग महाद्वीप में कैसे प्रकट हो गई? जी मिंग कोंग ने आसमान में महिला को देखा और घबरा कर पूछा। मुझे नहीं पता। लेंग मेई ने अपना सिर हिलाया। वह सचमुच नहीं जानती थी। बेशक वह जानती थी कि यूनू कौन थी, एकमात्र महिला जिसके लिए लिंग जियो ने कभी अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी। और वह बहुत शक्तिशाली और बहुत डरावनी थी। यूनू शेनहुआंग महाद्वीप में क्यों आया? वास्तव में ये किसी और चीज के लिए नहीं था, क्योंकि जब उसने लिंग जियो को दूर भेजा तो उसने लिंग जियो के शरीर में अपनी जीवन शक्ति का एक निशान छोड़ दिया। जब तक लिंग जियाओ की जान को खतरा था, वह इसे महसूस कर सकती थी। इससे पहले भी कई बार, हालांकि लिंग जियो को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वह मूल रूप से खतरे को सुरक्षा में बदलने में सक्षम था। लेकिन इस बार यूनू को लगा कि लिंग जियो के शरीर में छोड़ी गई यिन और यांग शक्ति गायब होने वाली थी। इसलिए वह सबके विरोध की परवाह किए बिना अकेले ही शेनहुआंग महाद्वीप चली गई और पूरे रास्ते लिंग जियो की सांसों का अनुसरण करती रही। रेगिस्तान में यूनू की मुलाकात डार्क असेसिन टीम से हुई, जो लिंग जियो का ठिकाना ढूंढने के लिए यहाँ आ रही थी। ऐसा ही है, उसने स्वयं को तारों से ढक लिया और चांद पहन लिया और एक पल भी आराम किए बिना तियानेक्सुआन अकादमी से इस स्थान तक कई दिनों तक यात्रा की। जब उसने लिंग जियो को देखा तो उसे राहत महसूस हुई। यद्यपि यिन और यांग ऊर्जा के गायब होने का मतलब यह नहीं है कि लिंग जियाओ का जीवन खतरे में है, फिर भी वह थोड़ी सी भी संभावना होने पर भी जोखिम लेने को तैयार नहीं है। वह 1 लाख से अधिक वर्षों से जीवित है और लिंग जियो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ये कहने की हिम्मत करता है कि वह उसके सामने उसे पसंद करता है और उसकी रक्षा करना चाहता है। उसने भी उस लड़के की सच्ची भावनाओं को महसूस किया। ऊपरी तौर पर तो उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वह दिल से बहुत खुश थी। वह नहीं चाहती थी कि उसका पति इस तरह मर जाए। हमें उसे बचाना होगा। वह जगह कहाँ है? यूनू ने अचानक जहरीले रेगिस्तान की दिशा में देखा और पूछा। महाराज यूनू, यहाँ एक बहुत ही जहरीला रेगिस्तान है। इसमें बिच्छू और छिपकलियों की जनजातियां रहती हैं। ये बहुत खतरनाक है। एक पीठ पीछे वार करने वाले टीम के सदस्य ने जवाब दिया। बस वहां जाओ। यूनू ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया और उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता भी नहीं थी। उसकी शक्तिशाली ताकत ने पहले ही इन हत्या किए गए टीम के सदस्यों को उसे स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया था। उसी समय
स्कॉर्पियन जनजाति में ढह चुके महल के ऊपर लिंग जियो अभी भी तैमूर मुटू का पीछा कर रहा था। ये दृश्य अत्यंत विचित्र है। यदि तैमूर मुटू लिंग जियाओ का पीछा कर रहा होता तो ये समझ में आता, लेकिन अब मामला इसके विपरीत है। तैमूर मुटू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि उसकी गति लिंग जियाओ जितनी तेज नहीं थी। वह ज्यादा ऊर्जावान होना चाहता था और गिरावट को बदलना चाहता था। हालांकि लिंग जियो के एक के बाद एक तलवार के हमलों ने उसे बिल्कुल भी समय नहीं दिया, इसलिए वह केवल भागता रहा। चकमा देते रहो। उसके मुंह से खून बह रहा था और वह थोड़ा दुखी लग रहा था। घृणास्पद। तैमूर मुटू ने अपने दिल में दहाड़ लगाई। वह ब्लैक क्रो साम्राज्य के महान स्वामी में से एक, येन और यांग क्षेत्र का एक शीर्ष विशेषज्ञ, अब एक कुत्ते द्वारा धमकाया जा रहा था और लिंग जियाओ जैसे छोटे कमीने द्वारा हर जगह उसका पीछा किया जा रहा था। भागो, अगर यह फैल गया तो उसका वास्तव में कोई चेहरा नहीं है। अचानक उसने फैंग झान को जमीन पर चलते देखा। फैंग झान भी बहुत उदास था। वह ब्लैक क्रो साम्राज्य का एक राजसी सेनापति था। वह युद्ध के मैदान में घमंडी था और ब्लैक क्रो साम्राज्य में भी काफी प्रसिद्ध था। हालांकि वह एक बदमाश द्वारा मूर्ख बनाया गया था। इस समय अगर हम लिंग जियो की तैमूर मुटू के साथ लड़ाई के बाद लिंग जियो को नहीं मारते हैं तो इसमें कितना समय लगेगा। अचानक वह भी एक काले कौवे में बदल गया और एक काली रोशनी आसमान में उठी। तीखे पंजों में शक्तिशाली त्यानेवान शक्ति थी। वह लिंग जियो को मारना चाहता है। लिंग जियाओ को मार दिया जाना चाहिए। बेशर्म। ज़ी चिंतित हो गई और उसी समय हवा में उछल पड़ी। ये दुख की बात है कि वह काला कौवा नहीं, बिच्छू है और वह उड़ नहीं सकती। यद्यपि यह अस्थायी रूप से हवा में उड़ने में सक्षम था, फिर भी अंत में इसकी गति बहुत धीमी हो गई। वह असहाय होकर देखता रहा क्योंकि फैंग झान ने पीछे से लिंग जियो पर हमला किया, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ था। छाया शरीर। लिंग जियो अभी भी वही था, लेकिन उसका पूरा शरीर छाया में बदल गया था। वहां कोई चेहरा नहीं था, कोई भाव नहीं था, मानव शरीर की कोई छाया नहीं थी। प्रकाश के रहस्य का 5वां चरण प्रकाश का शरीर है, जो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, हमलों से बचता है और दुश्मनों पर हमला भी कर सकता है। छाया के रहस्य का 5वां चरण छाया का शरीर है, जो छाया में तब्दील हो जाता है। ये किसी भी हमले से बच नहीं सकता है, लेकिन यह ऊर्जा सहित सब कुछ निगल सकता है। इस समय लिंग जियो एक मानव आकार के ब्लैक होल की तरह था। जिस क्षण फैंग झान ने ये छाया देखी, उसके दिल में संकट की तीव्र भावना महसूस हुई। वह छिपना चाहता था, लेकिन इस समय उसका शरीर नियंत्रण से बाहर था। एक प्रबल आकर्षण ने उसे बलपूर्वक काली छाया में खींच लिया गया। युद्ध की एक शक्तिशाली मुहर। येन यांग क्षेत्र के सीलिंग युद्ध की ओर एक आधा कदम। वह वास्तव में लिंग जियो के सामने गायब हो गया। क्या बकवास है। लोगों को नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें पता था कि फैंग झान की आभा गायब हो गई थी। गायब होने का क्या मतलब है? मतलब मौत। लिंग जियो ने वास्तव में फैंग झान को मारने के लिए इतना अजीब तरीका अपनाया, जिसे स्वीकार करना उनके लिए कुछ समय के लिए बहुत कठिन था। लेकिन तथ्य उनके सामने था, लेकिन उनके पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पीछे से छिपकर हमला, बेहद बेशर्मी, मौत भी दया नहीं है। लिंग जियो की ठंडी आवाज शून्य में सुनाई दी और फिर उसने तैमूर मुटू को देखा। बूढ़े कुत्ते, अपने योग्य लोगों को मेरे द्वारा मारे जाने को देखकर तुम बहुत असहज महसूस करते हो, है ना? लेकिन तुम्हें इतना निकम्मा कौन बनाता है? तुम तो अपने आदमियों की भी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर तुम ग्रैंड मास्टर कहलाने के लायक हो। ये घृणित है। अगर मैं आज तुम्हें टुकड़ों में नहीं काटूंगा तो मेरे दिल में मौजूद घृणा से छुटकारा पाना मुश्किल होगा। तैमूर मुटू ने जब से मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया था, तब से उसे कभी भी इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ा था। एक छोटे मानव योद्धा ने वास्तव में अपने सबसे अच्छे सहायक को उसके सामने ही मार डाला। कितनी शर्म की बात है। यह असहनीय है। हाँ, तुम मुझे टुकड़ों में काटना चाहते हो। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह बूढ़ा कुत्ता क्या था जिसका पीछा करते हुए मैं अभी भाग गया था। लिंग जियाओ ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। वह वास्तव में काफी असहाय था। मूल रूप से असली अंतिम चाल तैमूर मुटू के लिए आरक्षित थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसे फैंग झान ने रोक दिया। इससे अचानक तैमूर मुटू को फिर से संगठित होने का मौका मिल गया। जैसा कि कहावत है, अब यदि कोई मुटू को मारना चाहे तो उसे मारना असंभव है। लेकिन फिर भी उन्हें अभी भी तैमूर मुटू के लिए एक गहरी याद छोड़नी है। यदि आप इस बूढ़े कुत्ते को नहीं डराते तो आज आप जो कुछ भी करेंगे वह सब व्यर्थ हो जाएगा। तुम बहुत तीखी जबान वाले हो।
यह अफसोस की बात है कि तुमने पहले ही अपने सारे तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर लिए हैं और मैंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। तैमूर मुतु ने एक गोली निगल ली और एक क्षण में उसके शरीर पर घावों से खून बहना बंद हो गया और पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया। सबसे भयावह बात कि उसकी सांसें अपनी मूल स्थिति में लौट आई हैं। यिन यांग रोटेशन गोली, आपके पास वास्तव में यह चीज है। लिंग जियाओ ने इस तरह की गोली अनंत दिव्य गोली सूत्र में देखी है। इसे लेने के बाद ये घावों को पूरी तरह से ठीक कर सकता है और खोई हुई शारीरिक शक्ति और आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से बहाल किया जा सकता है। हालांकि 1 घंटे के बाद यह मूल स्थिति में वापस आ जाएगा और चोटें और भी बदतर हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि तैमूर मुतु को सचमुच एक निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया गया है, अन्यथा वह इस तरह की चीज का उपयोग नहीं कर पाएगा। हा 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 हा, बच्चे तुम सच में अद्भुत हो। तुमने आज मुझे बहुत सारे आश्चर्य दिए, लेकिन अगर तुमने फैंग झान को मार दिया तो तुम्हें उसके साथ दफन किया जाना चाहिए। मुतु समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इन यांग रोटेशन गोली का प्रभाव केवल 1 घंटे तक रहता है। वह अचानक हवा में लिंगजियो के पास पहुंचा और उसकी शक्तिशाली आभा उसकी ओर बढ़ी, जिससे लिंगजियो को दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया गया। उसमें हवा में रहने की भी क्षमता नहीं थी। क्या ये तैमूर मुतु की पूरी ताकत है? ये बिल्कुल अतुलनीय है, बहुत डरावना। लगभग सभी ने ऐसा ही सोचा, लेकिन लिंगजियो का चेहरा अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसके साथ दफन, तुम्हें जाना चाहिए, मैं उसे नहीं जानता। लिंगजियो के पास बहादुरी से आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वह भाग गया तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, और भले ही तैमूर मुतु की ताकत पूरी तरह से बहाल हो गई थी, वह बच नहीं सकता था, क्योंकि वह गति में प्रतिद्वंद्वी से मेल नहीं खा सकता था। एकमात्र रास्ता था मौत तक लड़ना। तलवारबाज क्या है, योद्धा क्या है? केवल निडर होकर और रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को काटकर ही आप मजबूत माने जा सकते हैं। यदि पृथ्वी टूट भी जाए तो भी वह शांत रह सकता है। शक्तिशाली शत्रुओं के सामने कभी पीछे मत हटो। ये योद्धा है, ये तलवारबाज है, और लिंग जियाओ एक ऐसा ही व्यक्ति है। भले ही वह जानता था कि वह पराजित हो चुका है, फिर भी लिंग जियो की लड़ाकू भावना बिल्कुल भी कम नहीं हुई। क्या तुम अब भी मुझसे लड़ना चाहते हो? तैमूर मुतु की आवाज ठंडी और तीखी हो गई, जिसमें कुछ तिरस्कार और दया थी। तुम एक चतुर आदमी हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ मेरे सिर के एक बाल या मेरी पेंटिंग के एक टुकड़े को छूना भी असंभव है। आओ, तुम हमेशा इतने घमंडी रहते हो, लेकिन यह मत भूलो कि तुम पहले भी मेरे सामने 2 बार हार चुके हो। लिंग जियो हल्का सा मुस्कुराया और उसकी सांस फिर से थम गई। वह महसूस कर सकता था कि मानव राजा की शक्ति जो उसने अभी अभी निकाली थी, लगभग समाप्त हो चुकी थी। ये झटका ये तय कर सकता था कि आज तैमूर मुतु को भगाया जा सकता है या नहीं। इसलिए उन्होंने पीछे नहीं हटे। मैं अब और पीछे हटने की योजना नहीं बना रहा हूँ। उसके पीछे आकाश में विश्व की आंख बदल गई है। अब अंदर कोई बदलता हुआ शिलालेख नहीं है, बल्कि एक दुनिया है। रात और दिन बदलते रहे और एक ऐसी शक्ति उभरी जिसने तैमूर मुतु को बहुत असहज कर दिया। भूत बनने का नाटक करो। तैमूर मुतु ने अपनी हथेलियां आपस में मिला लीं और उसकी हथेलियों में भयानक शक्ति एकत्रित हो गई। फिर वह धीरे धीरे अलग हो गया और एक काले हीरे के आकार की वस्तु बन गई। हर कोई महसूस कर सकता था कि इस काले हीरे के आकार की वस्तु में अत्यंत भयानक शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसे लिंग जियो आसानी से रोक नहीं सकता था। हालांकि लिंग जियो कुछ भी देखने में असमर्थ था। वह केवल अपनी तलवार की चाल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जैसे कि कोई और उसे देख नहीं रहा हो। प्रकाश और छाया से बचो। मारना, चालें वही हैं, लेकिन शक्ति पूरी तरह से अलग है। एक चमकदार सुनहरी रोशनी काले हीरे के आकार की वस्तु पर पड़ी। टकराना, एक तीखी टक्कर की आवाज आए और लिंग जियाओ की आकृति प्रकट हुई। तलवार की नोक ने हीरे के आकार की वस्तु पर केवल थोड़ी सी खरोंच छोड़ी। मैंने कहा था कि तुम्हारे अगले सभी हमले बेकार होंगे। तैमूर मुतु ने उपहास किया और फिर समचतुर्भुज के आकार की वस्तु अचानक घूमने लगी। गोल्डन क्रो तलवार हिलती रही और टूटती हुई प्रतीत हुई। क्लिक करें। गोल्डन क्रो तलवार पर अजीब दिखाई दी। हा हा हा, ये तुम्हारा सबसे अच्छा हथियार है ना? अगर यह टूट गया तो तुम क्या करोगे? तैमूर मुतु बेहद खुश था। इतने लंबे समय तक लिंग जियो द्वारा दबाए जाने के बाद वह आंतरिक चोटों को भी रोक नहीं सका। अब मैं अंततः अपना गुस्सा निकाल सकता हूँ। क्या तुम इतने खुश हो? तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी तो मात्र 8 स्तर की साधना वाला योद्धा है।
लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, और क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं बहुत चालाक हूँ? ताइची तलवार शरीर। यह अभी भी प्रकाश और छाया के रहस्य के 5वें चरण की समझ है, लेकिन ये छाया के शरीर और प्रकाश के शरीर का एक सम्मिलन कदम है। इस क्षण लिंग जियो एक तेज तलवार में बदल गया। इस तलवार पर स्पष्ट काला और सफेद रंग है तथा विशाल ताइची पैटर्न विकसित हुआ है। प्रकाश और छाया का अंतर संबंध, काले और सफेद का मिश्रण। ये तलवार न केवल एक अत्यंत तेज तलवार है जो सब कुछ नष्ट कर देती है, बल्कि एक अत्यंत लचीली और अप्रत्याशित तलवार भी है। धीमी प्रतीत होने वाली तलवार आश्चर्यजनक रूप से तेज है। हर किसी को बहुत विरोधाभासी भ्रम था। जाहिर है कि वह तलवार इतनी धीमी दिखती है, इतनी धीमी कि हर कोई तलवार से बचने या उससे बचने में सक्षम प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में वह इतनी तेज है, इतनी दूर है कि ऐसी तलवार चाल का वर्णन किया जा सकता है। एक हल्की सी हलचल बहुत बड़ी दूरी तय कर सकती है। खतरा। तैमूर मुटू को चरम संकट का एहसास हुआ और उसने हमले से बचने के लिए अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करने की कोशिश की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये तलवार उसके शरीर में घुस गई और उसकी छाती पर एक विशाल ताइची पैटर्न बना दिया। यह अजीब पैटर्न शैतान के अभिशाप जैसा दिखता है। एक काला और एक सफेद। सफेद भाग पूरी तरह खोखला होता है तथा शरीर के सभी आंतरिक अंग, मांस और रक्त गायब होते हैं। काला हिस्सा पूरी तरह जला हुआ शरीर है, जो पूरी तरह से कोयले में बदल गया है। घाव गोल था, 1 फुट से भी अधिक व्यास का। हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था और यह चौंकाने वाला था। समय मानो रुक गया था। तैमूर मुतु ने अपने घावों को देखा। उसे इस परिणाम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये कैसा कदम है? उस बच्चे ने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया है। फिर से साजिश रची गई। भागना होगा। तैमूर मुतु को लगा कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है और उसे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, अन्यथा वह वास्तव में मर सकता है। लिंग जियो, जरा रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तैमूर मुतु भाग गया, क्योंकि उसने पाया कि लिंग जियो अभी भी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वहीं खड़ा था, जैसे कि कोई नुकसान ही नहीं हुआ था। इससे वह सचमुच डर गया। ऐसे चालाक और डरावने युवक का सामना करते हुए उसे लगा कि उसे अपनी युद्ध योजना के बारे में सावधानी से सोचना होगा। सही, उसके पास अभी भी सैकड़ों हजारों सैनिक हैं जो बिच्छू जनजाति के आसपास के इलाकों में पीछे हट गए हैं। उन्हें सिर्फ किसी स्थिति के लिए रखा गया था, लेकिन अब उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियो सैकड़ों हजारों सैनिकों के हमले के तहत जीवित रह सकता है। तैमूर मुटु को भागते देख छिपकली पुरुषों, काले कौवा साम्राज्य के योद्धाओं और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के योद्धाओं ने भी भागने की कोशिश की। बहन ज़ीली, उन्हें भागने मत दो। लिंग जियो बिना हिले वहीं खड़ा रहा। ऐसा नहीं है कि वह आगे बढ़ना नहीं चाहता, बल्कि ऐसा है कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसने अपनी क्षमता से ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल किया। लड़ाई के दौरान उसे कुछ भी बुरा नहीं लगा, लेकिन अब उसे असहज महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर टूटकर बिखर रहा है और कभी भी टूटकर गिर सकता है। लेकिन वह सिर्फ दिखावा ही कर सकता था, क्योंकि उसे डर था कि तैमूर मुटु को पता चल जाएगा। एक बार उस बूढ़े को पता चल गया तो उसके पास विरोध करने की कोई ताकत नहीं होगी। बिच्छूली ने कार्रवाई की। 10वीं गुफा के स्वर्ग क्षेत्र में उसकी शक्ति के साथ स्वर्गीय क्षेत्र के उन योद्धाओं को मारना खेल खेलने जैसा था। इसके अलावा बिच्छू जनजाति के कई योद्धाओं ने भी लिंग जियो के अमृत के कारण अपनी युद्ध शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और युद्ध में शामिल हो गए। लिंग जियो ने उनके लिए सबसे भयानक दुश्मन को भगा दिया और अगली बात खुद पर भरोसा करना था। हजारों छिपकली पुरुष और ब्लैक क्रॉस साम्राज्य तथा फीनिक्स साम्राज्य के सैकड़ों योद्धा खंडहरों पर मारे गए। युद्ध के मैदान पर कोई सहानुभूति नहीं थी। सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बात का उल्लेख तो छोड़ ही दीजिए कि इस बार बिच्छू जनजाति ने 20,000 से अधिक का नुकसान उठाया था, और यह अजीब बात होगी यदि उन्होंने उग्रता से बदला न लिया हो। लड़ाई खत्म हो गई और सभी बिच्छू लोग लिंग जियो के चारों ओर घुटने टेक दिए। उन्होंने इस युवक की पूजा की। ये 16 वर्षीय लड़का था जिसने नियम तोड़कर चमत्कार किया। उसने न केवल फैंग झान और ले बेई को मार डाला, बल्कि तैमूर मुटु को भी खदेड़ दिया। टकराना। लिंग जियाओ भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। बिच्छूली तुरंत दौड़कर आया और उसे उठाने में मदद की। मुझे डर है कि मैं सचमुच मर जाऊंगा। इस बार मैंने निषिद्ध शक्ति का प्रयोग किया है और मेरा शरीर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लिंग जियाओ बहुत कमजोर था और मुश्किल से बोल पाता था। नहीं, तुम मर नहीं सकते, तुम बिल्कुल नहीं मर सकते।
मैं तुम्हें ब्लड मिरर पूल में ले जाऊंगा। बिच्छू ली अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ लिंग जियो को पकड़कर खड़ा हो गया। बिच्छू ली, रक्त दर्पण पूल हमारे बिच्छू जनजाति का निषिद्ध क्षेत्र है। केवल राजा ही प्रवेश करने के योग्य है, एक बिच्छू ने याद दिलाया। किसी ने ज़ीली को याद दिलाया कि रक्त दर्पण तालाब बिच्छुओं के लिए निषिद्ध क्षेत्र और बिच्छू राजा का प्रशिक्षण मैदान था और कोई भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता था। तो क्या हुआ? मुझे केवल इतना पता है कि इस स्थिति में केवल रक्त दर्पण पूल का पानी ही लिंग जियो को बचा सकता है। क्या आप उसे मरते हुए देखना चाहते हैं? क्या हम बिच्छू लोग अपने उपकारकर्ताओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? ज़ीली ने गुस्से से कहा। मैंने अभी यही कहा, इसलिए नाराज मत होइए। मेरा मतलब कि क्या वह ब्लड मिरर पूल के पानी का सामना कर सकता है? क्या होगा अगर उसे बचाया नहीं जा सका और वह मारा गया? बिच्छू आदमी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ज़ीली ने लिंग जियाओ को देखा और पूछा, मास्टर, आप जा रहे हैं या नहीं? जाना। लिंग जियाओ के पास कोई विकल्प नहीं था। वह मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन मैं मरना भी नहीं चाहता। चूंकि ब्लड मिरर पूल ने उसे फिर से जीवित रहने की संभावना दी थी, इसलिए उसे कोशिश करनी ही थी। यदि वह तैमूर मुतु से भी नहीं डरता, तो क्या वह रक्त दर्पण तालाब जैसी निषिद्ध जगह पर अभ्यास करने से डरता? ब्लड मिरर पूल कोई छोटा पूल नहीं है। जब लिंग जियाओ को ज़ीली द्वारा लाया गया तो उसने पाया कि उस स्थान पर घुमावदार रास्ते थे, एक बहुत बड़ी जगह थी और एक अत्यंत जटिल संरचना थी। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति अंदर प्रवेश करेगा तो वह निश्चित रूप से अंदर फंस जाएगा। प्रवेश द्वार पर ज़ीली इतना घबरा गया कि उसे समझ में नहीं आया कि आगे कैसे बढ़े। चूंकि वह पहले कभी इस जगह पर नहीं गई थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता चुने। दाहिनी ओर से तीसरा रास्ता, लिंग जियाओ ने कहा। ज़ीली एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कहते हुए आगे बढ़ गई। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत कमजोर था, लिंग जियाओ की आत्मा सामान्य थी। अपनी प्रबल आत्मा शक्ति से उसके लिए सही मार्ग का निर्णय करना कठिन नहीं था। गहरे रास्ते में एक अजीब सा माहौल होता है, जिससे लोग काफी उदास महसूस करते हैं। ज़ीली ने लिंग जियाओ को कसकर गले लगाया, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लिंग जियाओ को कुछ हो, और आंशिक रूप से डर के कारण। इस सड़क के सामने धुंधली रोशनियां लगातार चमक रही हैं। ज़ीली ने राहत की सांस ली। हालांकि वह कभी अंदर नहीं गई थी, लेकिन उसने बिच्छू राजा को रक्त दर्पण पूल में प्रवेश करने के सामान्य दृश्य का उल्लेख करते हुए सुना था। चूंकि आगे एक उज्ज्वल भविष्य था, इसलिए यह मूल रूप से अचूक था। जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं, प्रकाश तेज होता जाता है। गहरे रास्ते को पार करने के बाद लिंग जियो और ज़ीली यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि वास्तव में अंदर एक विशाल स्थान था। अंदर का स्थान बिच्छू राजा के महल से छोटा नहीं है। महल के मध्य में एक धधकता हुआ अग्नि गुब्बारा था। आश्चर्यजनक रूप से इस आग के गोले ने वास्तव में त्रिआयामी ताइची आरेख का आकार ले लिया। वह ताइची गेंद है, आधा सफेद है, आधा काला है, और मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम मेरे अंदर हो, एक मृदु प्रकाश बिखेरते हुए। इस ताइची बॉल के पास एक छोटा सा कमरा है, जिसे वह स्थान माना जाता है जहाँ बिच्छू राजा सप्ताह के दिनों में अभ्यास करता है। कमरा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें विशेष सामग्रियों का उपयोग किया जाता है जो एक ही समय में काली और सफेद ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। बहन ज़ीली, क्या ये रक्त दर्पण पूल है? लिंग जियाओ कुछ उलझन में पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। क्या रक्त दर्पण पूल पानी का एक पूल नहीं होना चाहिए? मुझे भी नहीं पता। ये बिच्छू राजा द्वारा बताए गए वर्णन से अलग है। बिच्छू राजा के अनुसार मार्ग के अंत में खून का एक छोटा सा तालाब होना चाहिए। हमारे बिच्छू जनजाति का सबसे कीमती खजाना रक्त दर्पण भी इसमें संग्रहित है। ज़ीली कड़वी मुस्कान के साथ बोली, क्या कोई गलती है? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसने अपनी आत्मा शक्ति के माध्यम से मार्ग की पुष्टि की, तो उसने पाया कि दो मार्गों में लोगों को उपचार और अभ्यास में सहायता करने का प्रभाव था, लेकिन ये स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था। क्या यह ऐसा स्थान है जहां बिच्छू राजा भी कभी नहीं गया? उस कमरे में क्या हो रहा है? लिंग जियाओ का मन थोड़ा उलझन में था। कोई बात नहीं, बस अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें। बहन ज़ीली, मुझे वहां ले चलो। लिंग जियाओ ने निर्णय लिया। ये वह विकल्प था जो उसकी आत्मा ने उसे बताया था, और वह मानता था कि यह गलत नहीं था। ज़ीली ने सिर हिलाया और लिंग जियाओ को अपनी बाहों में लेकर ताइची बॉल की ओर चल दिया। जैसे ही वे ताइची गेंद के पास पहुंचे, विशाल गेंद तीव्र गति से घूमने लगी और फिर काली तरफ से एक भयानक चूषण बल उत्पन्न हुआ, जिसने उन दोनों को अंदर खींच लिया। बहन ज़ीली, मुझे पकड़ो।
अंधेरे में लिंग जियाओ की आवाज सुनाई दी। ज़ीली ने सोचा कि लिंग जियो डर गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस क्षण वह ताइची गेंद द्वारा चूसा गया था, लिंग जियो ने ताइची गेंद की भयानक शक्ति को महसूस किया था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के संपूर्ण शानहे मार्शल स्पिरिट को मुक्त कर दिया। केवल शानहे वुहुन ही इस भयानक शक्ति का सामना कर सकता है। यदि ज़ीली बहुत दूर है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। सूर्य और चंद्रमा बारी बारी से घूमते हैं, दिन और रात घूमते हैं। लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि शानहे वुहुन की गति तेज होने लगी थी। ताइची बॉल द्वारा जारी की गई दो भयानक ऊर्जाओं को वास्तव में शानहे मार्शल स्पिरिट द्वारा बिना किसी हिचकिचाहट के निगल लिया गया, अवशोषित कर लिया गया और रूपांतरित कर दिया गया। ज़ीली वहीं खड़ी होकर लिंग जियाओ को कसकर पकड़ रही थी और शानहे वुहुन की ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। बहन ज़ीली, ज्यादा मत सोचो और अभ्यास शुरू करो। मुझे नहीं पता कि यह ताइची बॉल क्या है, लेकिन अभी के लिए ये हमारे लिए बेहद फायदेमंद है और निश्चित रूप से आपकी साधना को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। लिंग जियो के शब्दों को सुनकर ज़ीली ने सिर हिलाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रतिरोध करने के बजाय शक्ति को अपने शरीर में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। लिंग जियाओ ने विरोध नहीं किया। शानहे वुहुन द्वारा रूपांतरित ताइची बॉल ऊर्जा उसके शरीर के सभी भागों में प्रवेश कर गई और उसके लगभग बिखर चुके आंतरिक अंगों और स्वर्गीय नसों की मरम्मत करने लगी। मांस और रक्त एक शुद्ध ऊर्जा शरीर बन गए। लिंग जियाओ के शरीर में एक नया विकास शुरू हुआ। इस विकास के बाद प्रकाश और छाया के रहस्यों के बारे में उनकी समझ में संभवतः काफी सुधार होगा। बेशक ये सिर्फ लिंग जियो की अटकलें हैं। जहां तक वर्तमान स्थिति का सवाल है, उनका निर्णय सही होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ताइची गेंद छोटी होती जा रही है, जबकि माउंटेन और रिवर मार्शल सोल में लाल सूरज बड़ा होता जा रहा है और जारी की गई ऊर्जा अधिक से अधिक अद्भुत होती जा रही है। विश्व की आंख में भी कुछ विशेष परिवर्तन होने लगे। वह छोटी होती गई और अंततः लिंग जियो की बाईं आंख में विलीन हो गई। यह अब लिंग जियो के शरीर से अलग की गई क्षमता नहीं है, बल्कि लिंग जियो की अपनी क्षमता बन गई है। बाईं आंख का रंग भी बदलने लगा और नेत्रगोलक ताइची गेंद के आकार में बदल गया, जो घूमता हुआ भयानक ऊर्जा छोड़ रहा था, जो पूरी तरह से आत्मा सागर से जुड़ गया है। यह बाईं आंख न केवल सभी मार्शल आर्ट दोषों को देख सकती है, बल्कि सैकड़ों मील दूर के दृश्यों को भी देख सकती है और दुश्मन की आत्मा को नियंत्रित करने के लिए भयानक आत्मिक शक्ति जारी कर सकती है। इससे भी अधिक भयावह बात की मूल सोल जजमेंट की कई क्षमताओं को भी बाईं आंख में एकीकृत कर दिया गया है। सोल जजमेंट का पूर्ववर्ती सोल डाइस है, जो एक आत्मगुप्त तकनीक है। लेकिन चाहे ये कोई गुप्त तकनीक हो या न हो, ये हमेशा शरीर से बाहर की ही कोई चीज होती है। लेकिन अब यह अलग है। यह अब एक गुप्त तकनीक नहीं है, बल्कि लिंग जियो की अपनी क्षमता बन गई है। अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे लिंग जियो की ताकत बढ़ेगी, वह मजबूत होता जाएगा। ताइची आंख, ये सही है, चलो इसे ताइची आई कहते हैं। ताइची आई एक विशेष क्षमता है जिसे सामान्य समय में छुपाया जा सकता है। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसे आत्मा शक्ति के माध्यम से सक्रिय कर सकते हैं। इस तरह से इस भयानक क्षमता को छुपाया जा सकता है। भविष्य की लड़ाइयों में यह और भी भयानक हो जाएगा। इसके तुरंत बाद ताइची बॉल पूरी तरह से गायब हो गई, माउंटेन और रिवर मार्शल सोल द्वारा जबरन विभाजित और निगल ली गई और अंत में प्रकाश और छाया की दो ऊर्जाओं में बदल गई। इसका अधिकांश भाग लिंग जियो के शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया गया और एक छोटा सा हिस्सा ज़ीली के शरीर में एकीकृत हो गया। ये कितना भयानक पर्वत और नदी मार्शल आत्मा है। ये वास्तव में सब कुछ गले लगाता है और सब कुछ नियंत्रित करता है। लिंग जियाओ को अच्छी तरह से पता था कि यह ताइची बॉल कितनी भयानक थी। उस तरह की भयानक शक्ति वास्तव में माउंटेन और रिवर मार्शल सोल द्वारा अवशोषित और रूपांतरित की जा सकती थी। यह माउंटेन और रिवर मार्शल सोल कितनी भयानक होगी। ताइची नेत्र के जन्म ने लिंग जियो को फिर से कुछ एहसास कराया और उसके प्रकाश और छाया रहस्य भी छठे चरण में प्रवेश कर गए। और इस बार प्रकाश और छाया का रहस्य आंखों से जुड़ा है। यद्यपि वह एक तलवारबाज है, लेकिन इससे उसके अन्य आक्रमणों के व्यावहारिक प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हे लिंग जियाओ एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वतंत्र रूप से ऊर्जा को नियंत्रित करने में अच्छा है। वह ऐसा ही हुआ करता था। हालांकि अब उसकी शक्ति अधिक व्यवस्थित है। वह केवल पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के उपयोग और सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन वह जरूरी नहीं कि तलवार से चिपके रहे। पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा भी उन्नत हो गई है और अब भटकती आत्मा अवस्था के प्रारंभिक चरण में पहुंच गई है। लिंग जियो वास्तव में इसे आजमाना चाहता था।
दुश्मन पर हमला करने के लिए माउंटेन और रिवर मार्शल सोल को छोड़ना कैसा होगा। लेकिन फिर भी उसने खुद को रोक लिया। ये चीज उसका सबसे बड़ा हत्यारा, उसका गुप्त हथियार था। असल में वो आखिरी क्षण तक इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। वह महसूस कर सकता था कि उसकी मार्शल आत्मा की मजबूती और प्रकाश और छाया रहस्यों की उन्नति के अलावा उसकी साधना भी 8 उजाड़ स्वर्गों के शिखर तक पहुंच गई थी। साधना में सफलता तीव्र नहीं थी, मुख्यतः इसलिए कि अधिकांश ऊर्जा का उपयोग शरीर को रूपांतरित करने में हुआ था। अब चूंकि उसका शरीर प्रकाश शरीर और छाया शरीर के प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह अधिक उपयोगी हो जाएगा। पहले ये शरीर के आकार से भी प्रभावित होता था, और प्रकाश और छाया दोनों केवल उसके अपने शरीर के आकार तक ही पहुंच सकते थे। लेकिन अब ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसी प्रगति बहुत डरावनी है। यदि ऐसा पहले होता तो ताइची तलवार बॉडी की उनकी आखिरी चाल सीधे तैमूर मुतु को मार सकती थी। ज़ीली की ओर देखते हुए, यह मनमोहक बड़ी बहन अभी भी साधना में लगी हुई है और अभी तक जागी नहीं है। ऐसा लगता है कि ज़ीली के शरीर को ताइची बॉल से पोषण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन साधना में उसकी सफलता लिंग जियाओ की तुलना में बहुत बेहतर होनी चाहिए। ज़ीली को परेशान किए बिना लिंग जियाओ कमरे में कूद गया। कमरा सचमुच बड़ा नहीं था। दरअसल अंदर एक दर्पण था। यह विशाल दर्पण हल्के से हाथ से छूने पर सड़ गया। लिंग जियो ने आह भरते हुए दर्पण के बगल में लिखे शब्दों को भी देखा। ये शब्द बहुत पुराने हैं, लेकिन जब ताइची आंख खुल जाती है तो यह कोई समस्या नहीं है। मानव राजा मेरे बिच्छू जनजाति को बचाने के लिए आया था और उसने मुझे एक ताइची दर्पण दिया जो येन और यांग को दबा सकता है। समय के साथ यह एक ताइची गेंद का रूप ले लेगा जो बिच्छू जनजाति का अंतिम हथियार है। उद्धरण चिन्ह। ये पुनः मानव राजा है। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। वास्तव में मानव राजा के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता था। उसने ज़ीली को ये कहते हुए सुना कि मानव राजा ने बिच्छू जनजाति को बचाया था और बिच्छू लोगों को छिपकली लोगों के अत्याचारी शासन से बचाया था। लेकिन ज़ीली को ये पता नहीं था कि ताइची मिरर जैसा कोई खजाना मौजूद है। ताइची दर्पण का ऊर्जा स्रोत ताइची बॉल है, जो ताइची बॉल को दबाने का जादुई हथियार भी है। परिणामस्वरूप लिंग जियो ने सीधे ताइची गेंद को अवशोषित कर लिया, इसलिए ताइची दर्पण स्वाभाविक रूप से बेकार था। यहाँ तक कि मानव राजा भी कल्पना नहीं कर सकता था कि बिच्छू जनजाति के लिए उसने जो अंतिम हथियार छोड़ा था उसे वास्तव में लिंग जियो ने खा लिया था। बेशक ऐसा लगता है कि इसे न खाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीच में कुछ समस्याएं थीं, जिसके कारण बिच्छू जनजाति को इस अंतिम हथियार के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अन्यथा अगर इस चीज का इस्तेमाल तैमूर मुतु से निपटने के लिए किया जाता तो बिच्छू जनजाति इतनी बदकिस्मत नहीं होती जितनी अब है। संभवतः प्राचीन लोग अक्सर यही कहा करते थे, यदि कुछ नियति में नहीं है तो उसे बलपूर्वक मत करो, और यदि नियति में है तो अंततः वह घटित होगा। आधा घंटा बीत गया है। ब्लड मिरर पूल के बाहर बिच्छू लोग बिच्छू जनजाति में विभिन्न स्थानों की जांच कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वे उन घायलों को ढूंढ सके जो मरे नहीं हैं। इस समय आकाश में रंग बिरंगे बादल उड़ रहे थे और दिन में सचमुच चांदनी की किरणें पड़ रही थी। बिच्छू योद्धा ये सोचकर प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए कि यह कोई परी है जो आसमान से उतर रही है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि यह एक अद्वितीय सुंदरता थी जो आसमान से गिरी थी। हालांकि इस अद्वितीय सुंदरता का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था, चिंता और क्रोध दिखा रहा था। गड़गड़ाहट। उस अद्वितीय सुंदरी के प्रकट होने के कुछ ही क्षण बाद दर्जनों घुड़सवारों का एक दल भी प्रकट हो गया। ये सभी लोग सावधानीपूर्वक चयनित और पाले गए जादुई भेड़ियों पर सवार थे, जो आकार में विशाल थे और जंगल में दौड़ने में अच्छे थे। लिंग जियाओ कहाँ है? जब बिच्छू योद्धा चौंक गए तो परी बोली। आवाज ठंडी और जानलेवा थी। हाँ, मुझे नहीं पता कि परी कहाँ से आई। हमने लिंग जियो के बारे में कभी नहीं सुना, उसे देखना तो दूर की बात है। बिच्छू योद्धाओं में से एक बाहर आया और आदरपूर्वक बोला, मैं आपसे बात करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लिंग जियो की आभा इस पर्वत पर है। क्या आप मुझे उसका ठिकाना बताएंगे या मैं इस पर्वत को नष्ट कर दूंगा और आप सभी को मार दूंगा? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो या तुम कितने शक्तिशाली हो। हीरो लिंग हमारे बिच्छू जनजाति का उपकारक है, हम उसे कभी भी तुम्हें नहीं सौंपेंगे। सपने मत देखो। बिच्छू योद्धाओं के बीच एक बालक जो केवल 11 या 12 वर्ष का लग रहा था दहाड़ने लगा। ओह! चांदनी लड़की मुस्कुराई, फिर वह आकृति अचानक गायब हो गई और जब वह पुनः प्रकट हुई
तो वह छोटा लड़का पहले से ही उसके हाथों में था। यदि आप लिंग जियो के ठिकाने का खुलासा करने से इनकार करते हैं तो मैं इस छोटे लड़के को मार डालूंगा। यू नू ने ठंडे स्वर में कहा। हुन्फ, तुम तो परी जैसी खूबसूरत दिखती हो, पर तुम इतनी दुष्ट कैसे हो सकती हो? वह तो अभी बच्चा है, कुछ हुआ तो वह हमारे पास ही आएगा। बिच्छू योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली योद्धा खड़े हो गए, उत्सुक आंखों से यूनू को देखा और जोर से चिल्लाए। आप! यूनू ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया और अपने हाथ के एक झटके से गुफा स्वर क्षेत्र में पर्याप्त साधना वाले कुछ योद्धा, जिनकी ताकत जीली से कम थी, आसानी से दूर हो गए। मैं तुम्हें लिंग जियो का ठिकाना बताने का एक आखिरी मौका दूंगा और तुम नहीं मरोगे। यूनू की आवाज और भी ठंडी हो गई। हालांकि हम वृश्चिक राशि के लोग अच्छे लोग नहीं हैं, फिर भी हम अपने उपकारकर्ताओं के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। यदि आप उसे मारना चाहते हैं या उसका सिर काटना चाहते हैं तो कृपया जैसा चाहे वैसा करें। बिच्छू योद्धा शायद उतने महान नहीं होते जितना ये लोग कहते हैं, लेकिन जो लोग विश्वासघात कर सकते हैं वे पहले भी विश्वासघात कर चुके होते हैं। जो बचे हैं वे वफादार योद्धा हैं जो प्रेम और न्याय को महत्व देते हैं। इन बिच्छुओं ने फैंग झान के कसाई के चाकू के नीचे आत्मसमर्पण नहीं किया और स्वाभाविक रूप से वे यूनू के कसाई के चाकू के नीचे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हाँ, बुरा नहीं है। यूनू ने बिच्छू के बच्चे को धीरे से नीचे रख दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह किसी के धोखा देने से बचना चाहती थी। यदि ये लोग मौत के सामने भी लिंग जियो को धोखा देने से इनकार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन पर भरोसा किया जा सकता है। बिच्छू योद्धा तुरंत दंग रह गए और सोचने लगे कि यह परी अपनी लौकी में किस प्रकार की दवा बेच रही है। जैसे ही जी मिनकोंग स्थिति समझाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक आसमान में एक काला बादल छा गया। गहरे पीले रंग की रेत चींटियों की तरह पूरे रेगिस्तान में फैल गई। अरे नहीं, तैमूर मुटू फिर से वापस आ गया है। अभी भी लाखों काले कौवे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? सबसे बुरी स्थिति में हम लड़ सकते हैं। उपकारकर्ता ने हमारे लिए अपना सर्वश्रेष्ठ किया है। इस बार चलो खुद की रक्षा करें। बिच्छू योद्धा जल्दी से एक साथ इकट्ठा हो गए। अब वे यूनू और अन्य लोगों को नहीं देख रहे थे, बल्कि क्षितिज पर लोगों के समूह को देख रहे थे। यूनू ने अपनी सांस रोक ली और चुपचाप इंतजार करने लगी। उसके आराम करने का कारण ये था कि उसने महसूस किया कि लिंग जियो की सांस न केवल कमजोर हो रही थी, बल्कि पुनर्जन्म भी हुआ और मजबूत हो गया। मुझे डर है कि उस बच्चे को फिर से अच्छी किस्मत मिल गई है। इस मामले में मैं दुश्मनों को खत्म करने में आपकी मदद करूंगा। यूनू ने हल्का सा मुस्कुराकर आक्रमणकारियों के समूह की ओर देखा। लिंग जियाओ कहाँ है? तैमूर मुटू दहाड़ा। बूढ़े कुत्ते मुटू, सपने देखना बंद करो। भले ही हम अपने सभी बिच्छू लोगों को मार दें, हम अपने उपकारकर्ता को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, बहुत अच्छा, तो मैं आज तुम सबको मार डालूंगा। मुटू की चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं, लेकिन फिलहाल वे नियंत्रण में हैं। वह बदला लेने और लिंग जियाओ को मारने के लिए वापस भागा। वह नहीं चाहता था कि लिंग जियो भाग जाए। अगर लिंग जियो वापस शेनहुआन साम्राज्य में भाग गया तो उसके लिए उसे फिर से मारना इतना आसान नहीं होगा। तुम लिंग जियाओ को किस लिए ढूंढ रहे हो? यूनू ने उदासीनता से पूछा। हम इतनी खूबसूरत लड़की कब आई? लिंग जियो आपके लिए कौन है? तैमूर मुटू एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और उसने वापस पूछा। वह मेरा आदमी है, यूनू ने उत्तर दिया। यार, हाँ, बढ़िया बढ़िया, तुम सही समय पर आए। मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि अगर लिंग जियो ने तुम्हें मेरे सामने अपवित्र होते देखा तो उसके चेहरे पर किस तरह का भाव होगा। मेरे आदेश का पालन करो, उन 3 लड़कियों को पीछे छोड़ दो और बाकी को मार डालो। तैमूर मुटू ने आदेश दिया। भारी भीड़ ने घेराव करना शुरू कर दिया। काली चट्टानों वाला पहाड़ लोगों से लगभग भरा हुआ था और उनके खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसा मत करो, यूनू ने धीरे से कहा जब उसने देखा कि जी मिनकोंग और अन्य लोग कार्रवाई करने वाले थे। ये सुनकर अंधेरे कांटों में बैठे सभी लोगों ने ठंडी हवा की सांस ली। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यूनू कितनी भयानक थी, लेकिन वे उसकी डरावनी आभा को महसूस कर सकते थे। जी मिनकोंग और लेंग मेई के शब्दों के अलावा वे इस परी जैसी महिला से भी बहुत डरते थे। यदि आप इस व्यक्ति को उकसाएंगे तो आप शीघ्र ही मर जाएंगे। यूनू हल्के से मुस्कुराए और उसकी मुस्कान बहुत उज्ज्वल थी। इतने सालों में किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। तुम न केवल मेरे आदमी को मारना चाहते हो, बल्कि मुझे अपवित्र भी करना चाहते हो। मुझे लगता है कि यह बहुत दिलचस्प है।
जैसे उसकी आवाज सुनाई दी, अचानक आसमान में चमकता हुआ चांद उग गया। प्रकाश ने चिलचिलाती धूप को ढक लिया है। बस उज्ज्वल चंद्रमा का बपतिस्मा स्वीकार करें। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, चमकता हुआ चांद अचानक चमक उठा और चांदनी पूरे ब्लैकस्टोन खंडहर पर फैल गई। एक के बाद एक चीखें आने लगी। उसके सामने वे सैनिक अब इंसान नहीं, बल्कि तिनके बन गए थे जिन्हें काटा जाना था। ये शक्तिशाली की भूमिका है। अगर बेइमो शहर में जिनिंग नहीं होती, अगर ब्लैक क्रो आर्मी में तैमूर मुतु न होता, चाहे वे कितने भी लोग लेकर आएं, ये बेकार ही रहेगा। यद्यपि एक साथ इकट्ठी हुई सेना की शक्ति बहुत भयानक होती है, लेकिन यदि ताकत का अंतर बहुत बड़ा हो तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। आज की तरह ही शेष बचे लाखों ब्लैक क्रो आर्मी के लगभग सभी को यूनू ने एक ही बार में मार डाला था। केवल कुछ गुफा क्षेत्र के योद्धा अभी भी जीवित हैं, और ये लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। मारना। यूनू उन बचे हुए लोगों से निपटने के लिए दूसरी बार कार्रवाई नहीं करेगी, इसलिए लेंग मेई ने अपने हाथ में तेज ब्लेड उठाया। मारना। दर्जनों हत्यारे एक साथ चिल्लाने लगे और हत्या की आभा से आकाश हिल गया। कितनी भयानक महिला है, कितनी भयानक टीम है। इस सेना में सबसे कमजोर व्यक्ति 5 तत्वों का स्वर्ग साधक होना चाहिए। बिच्छू जनजाति के सभी योद्धा भयभीत हो गए। मूंगल उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक थी। पलक झपकते ही लाखों लोग खत्म हो गए। क्या ये कोई मनुष्य कर सकता है? ये बहुत भयानक है। ये सचमुच बहुत भयानक है। काले कांटों ने युद्ध के मैदान को साफ कर दिया। अब केवल तैमूर मुतु ही जीवित बचा है। इस समय तैमूर मुतु पूरी तरह से डर गया था। यहाँ तक कि अपने सुनहरे दिनों में भी एक ही चाल से हजारों ब्लैक क्रोस को मारना अच्छा होगा। यह महिला आसानी से लाखों काले कौवों को नष्ट कर सकती है। कितनी भयानक ताकत है। ये लिंग जियो की औरत है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बच्चा इतना घमंडी है। क्या ये बहुत भाग्यशाली नहीं है? तैमूर मुतु ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा, वह पलटा और भाग गया। यहाँ तक कि अपने सुनहरे दिनों में भी उसने ऐसी महिला से लड़ने की हिम्मत नहीं की। ये तो छोड़िए कि उस समय उसके पास अपनी पिछली ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं था। यदि वह भागता नहीं तो क्या वह वहीं रुककर मर जाता? चांद के भी आंसू हैं। चांदनी के मुंह से एक स्वर्गीय आवाज निकली और एक आंसू जैसी रोशनी तैमूर मुतु को पकड़ लिया। तैमूर मुतु का शरीर जोर से कांपने लगा और फिर खून उगलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। सब खत्म हो गया। ये पूरी तरह खत्म हो गया है। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने लिंगजियो को क्यों उकसाया। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है और वह भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। उसे कैसे पता था कि लिंगजियाओ के पीछे इतनी भयानक महिला होगी? बिच्छू जनजाति के योद्धा भी ये दृश्य देखकर पूरी तरह मूर्ख हो गए। तैमूर मुतु कौन है? वे इस परी जैसी स्त्री से इतनी आसानी से पराजित हो गए। क्या यह अभी भी मनुष्य है? ये तो 9 स्वर्गों से आए एक परी है। वे फिर से घुटनों के बल बैठ गए। ऐसा लगता है कि पिछली प्रार्थना गलत नहीं थी। ये परी लिंग जियाओ के लिए परेशानी खड़ी करने नहीं आई थी। वह लिंग जियाओ की औरत थी। तो फिर लिंग जियो भी एक परी है। इस तरह की जनजातियां जो अपेक्षाकृत पिछड़ी हैं, सभी देवताओं में विश्वास करती हैं। यद्यपि वे बिच्छू देवता में विश्वास करते हैं, फिर भी यह उन्हें अन्य देवताओं की पूजा करने से नहीं रोकता है। बिच्छू देवता ने उनके कबीले को नहीं बचाया, लेकिन लिंग जियाओ और इस परी ने बचाया। वे अभी भी अच्छे और बुरे में अंतर कर सकते हैं। लिंग मेई, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। मैं लिंग जियाओ को ढूंढने जाऊंगी। यूनू ने तैमूर मुतु की तरफ देखा तक नहीं। उसके हमले ने तैमूर मुतु की साधना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब लिंग मेई की बात तो दूर, एक साधारण व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल तैमूर मुतु को मौके पर ही मार सकता था। समझ गया, महाराज यूनू। उसका नाम यूनू है। तैमूर मुतु को अंततः पता चल गया कि वह किसके हाथों में है। उसने सचमुच यूनू का नाम सुना था, जो त्यानलोग महाद्वीप की सबसे शक्तिशाली महिला थी, एक परी जो 1 लाख से अधिक वर्षों तक जीवित रही थी। वह वास्तव में ऐसी स्त्री को अपवित्र करना चाहता था। वह सचमुच लालच में अंधा हो चुका था। वह इसी का हकदार था, लेकिन वह इस तरह मरने को तैयार नहीं था। महाराज यूनू, क्या आप मुझे कुछ कहने की अनुमति देंगे? तैमूर मुतु ने ऊंची आवाज में कहा। बोलना। महाराज यूनू, आप पवित्र राजवंश के एक मेधावी अधिकारी हैं और आप पवित्र राजवंश का पुनर्निर्माण करना चाहते होंगे। यदि आप मुझे जीवित रहने देने के लिए तैयार हैं, तो हमारा काला कौवा साम्राज्य सच्चे दानव साम्राज्य पर हमला करने में आपकी मदद करने के लिए सेना भेज सकता है,
ताकि पवित्र राजवंश का पुनर्निर्माण निश्चित रूप से हो सके। तिमूर मुतु ने कहा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे केवल उसकी परवाह है। यूनू ने हल्के से कहा, 1 लाख से अधिक वर्षों से यूनू राजवंश की अराजकता का आदी हो गया है। तो क्या हुआ अगर पवित्र तीर्थस्थल मौजूद है? इसका अब उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके दिल में सिर्फ लिंग जियाओ है। महाराज युएनव, क्यों न पहले उसे कैद कर लिया जाए और फिर लिंग जियो को खोजने के बाद कोई निर्णय लिया जाए। हो सकता है कि लिंग जियो उसका उपयोग कर सके। जी मिंगकोंग ने सुझाव दिया। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा करें। यूनू ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसे वास्तव में परवाह नहीं थी कि उसने तैमूर मुतु को मारा या नहीं। वैसे भी अगर उसने उसे अभी नहीं मारा तो उसके पास भविष्य में उसे मारने का मौका होगा। वह बिच्छू योद्धाओं की ओर देखने लगी और बोली, लिंग जियो कहाँ है? परी क्यों? लिंग जियो इस बूढ़े आदमी द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसका शरीर लगभग ढह गया था। हमारे कमांडर जी ली उसे निषिद्ध क्षेत्र में ले गए। इस समय वृश्चिक के पास स्वाभाविक रूप से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर यूनू ने बिना किसी चेतावनी के अचानक एक हाथ से हमला कर दिया। चांदनी के समान तार की हवा तैमूर मुतु के शरीर पर पड़ रही थी। तैमूर मुतु, जिसके पास जीने की थोड़ी सी उम्मीद थी, खुली आंखों से मर गया। तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी और तुम्हें उसे लगभग मारना भी नहीं चाहिए था। यूनू ने खुद से कहा, फिर बिच्छू आदमी को देखा और कहा, रास्ता दिखाओ, मैं निषिद्ध क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। हाँ, बिच्छू योद्धा मूर्ख नहीं है। यूनू इतनी आसानी से एक यिन यांग योद्धा, ब्लैक क्रो साम्राज्य के ग्रैंड मास्टर और युद्ध के देवता को मार सकता है जो दशकों से ब्लैक क्रो साम्राज्य में प्रसिद्ध है। यदि आप उनकी जनजाति को नष्ट करना चाहते हैं तो ये केवल आपकी उंगलियों के इशारे का मामला है। वे इतने मूर्ख नहीं हैं। इसके अलावा वे जानते थे कि युएनवल लिंग जियो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो क्यों न उसे निषिद्ध क्षेत्र में जाने दिया जाए। रक्त दर्पण पूल का दरवाजा बंद था। यूनू ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाया। पूरा पहाड़ हिल रहा था और चट्टानें टूटकर गिर रही थीं। हालांकि दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला। ऐसा लगता है कि यह जादुई घेरा इस दरवाजे के ऊपर बना हुआ है, लेकिन अफसोस है कि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। यूनू ने धीरे से आह भरी और कहा, लिंग मेई, जी मिंगकोंग, आप सभी वापस जाएं और अपने जनरल जीनिंग को बताएं कि लिंग जियो ठीक है। मैं यहाँ अकेले इंतजार कर सकती हूँ। वह जानती थी कि लिंग जियो ठीक है, इसलिए उसने चिंता करना बंद कर दिया, लेकिन वह उसे इस तरह से जाने नहीं देना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो। आज से जब तक लिंग जियो उसे जाने के लिए नहीं कहता, वह लिंग जियो को आधे कदम के लिए भी नहीं छोड़ेगी। यह आदमी उसके जीने की प्रेरणा है। उसके बिना वह पूरी तरह से उबाऊ थी। हम नहीं जा रहे हैं। बस पत्र पहुंचाने का काम अल्बाट्रॉस पर छोड़ दो। हमें भी यही इंतजार करना होगा। हालांकि लिंग मेई यूनू से डरती थी, लेकिन इस मामले पर चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं था। यूनू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पैर मोड़कर बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगी। परी, तुम पहले रहने के लिए कोई जगह क्यों नहीं ढूंढती? सच कहूं तो ये ब्लड मिरर तालाब वह जगह है जहां हमारे बिच्छू जनजाति के राजा अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। हर बार जब वह अंदर जाता है तो उसे कम से कम 1 महीना लगता है और कुछ घंटे भी लग सकते हैं। बाहर आने में सालों लगेंगे, इसलिए यहाँ रुकना और इंतजार करना कोई विकल्प नहीं है। बिच्छू लोग बहुत भावुक हो गए। लिंग जियो वास्तव में उनका हितैषी था। यहाँ बहुत से लोग उसकी रक्षा करने और उसका इंतजार करने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि उनका एकमात्र नेता जो अभी भी जीवित है, ज़ीली, स्कॉर्पियन जनजाति के नियमों को तोड़ने में संकोच नहीं करता है और लिंग जियाओ को उसकी चोटों को ठीक करने के लिए निषिद्ध क्षेत्र में ले जाता है। इसे ही संभवतः दे दाओ डुओ झू कहा जाता है। चुपके से छुरा घोंपा, पास में शिकार करने के लिए मेरे पीछे आओ और लंबे समय तक इंतजार करने के लिए तैयार रहो। जी मिंगकोंग खड़ा हुआ। चूंकि आपको लंबे समय तक इंतजार करना होगा, इसलिए आपको खाने पीने की भी तैयारी रखनी होगी। मैं इस बारे में आप सभी को परेशान नहीं करूंगा। हमारे बिच्छू जनजाति को हमारे उपकारकर्ता ने बचाया है, इसलिए हम आपकी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। बस खाना हमारे ऊपर छोड़ दो। आखिरकार हम इस जगह से ज्यादा परिचित हैं। बिच्छू जनजाति के एक उपनेता ने कहा, तो ये कठिन काम है। चलो, हम जहाँ हैं वहीं आराम करें। जी मिंगकोंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इंतजार का क्या मतलब है? जी मिंगकोंग की जान लिंग जियो ने बचाई थी। जहाँ तक डार्क थॉर्न के बाकी सदस्यों का सवाल है, तो इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
लिंग जियाओ ने लगभग अकेले ही बेइमो शहर में युद्ध की स्थिति को बदल दिया। हालांकि अब बेइमो शहर के सैनिकों और नागरिकों को अस्थायी रूप से बेइमो दर्रे में रहना पड़ा, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपने ही लोगों ने धोखा दिया था, न कि इसलिए कि लिंग जियो अक्षम था। उस लड़ाई के बाद वे दोनों लिंग जियो की प्रशंसा करते थे और उस पर भरोसा करते थे, और उनमें अब वह विश्वासपूर्ण रवैया नहीं था जो शुरुआत में लिंग जियो का अनुसरण करते समय था। कुछ वर्षों की बात तो दूर, यदि आप यहाँ दशकों तक भी प्रतीक्षा करें तो भी यहाँ रहना बेहतर है, बजाय इसके कि आप वापस जाएं और उन गंदे राजनीतिक षड्यंत्रों द्वारा बर्बाद हो जाएं। ब्लड मिरर पूल में ज़ीली अभी भी अभ्यास कर रही थी। लिंग जियो उस कमरे की स्थिति का अवलोकन करता रहा। यद्यपि ताइची दर्पण नष्ट हो गया था, फिर भी इस कमरे में एक ताबूत मौजूद था। ताबूत ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत समय से खोला ही न गया हो और उसे बहुत कसकर बंद किया गया हो। ताइची आई के जरिए वह कुछ छिपे हुए शिलालेखों को चमकते हुए देख सकता था। ये जादुई चक्र होना चाहिए, संरचनाओं और संरचनाओं के एक मास्टर के रूप में। हालांकि लिंग जियो को यह नहीं पता था कि गठन क्या था, उनकी ताइची आई की विश्लेषणात्मक क्षमता बहुत मजबूत थी। क्षण भर में ही इस जादुई चक्र के कार्य, दोष और घटक एक एक करके उसके मन में उभरने लगे। यद्यपि यह शक्तिशाली है, यह अफसोस की बात है कि आपका जादुई चक्र लंबे समय तक कायम नहीं रहा, इसलिए आप मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। ताबूत की ओर देखते हुए लिंग जियाओ थोड़ा मुस्कुराया और फिर ताबूत पर कई स्थानों पर अपनी उंगलियां उठाईं। कुछ क्षण बाद क्लिक की आवाज हुई और ताबूत का ढक्कन स्पष्ट रूप से ढीला हो गया। वहां वास्तव में क्या है? उसने एक गहरी सांस ली, स्वयं को सावधानियों के लिए तैयार किया और फिर धीरे से ताबूत को खोला। जिस क्षण ताबूत खोला गया, लिंग जियाओ दंग रह गया। इस ताबूत में कुछ भी नहीं था, खाली। लेकिन ये सही नहीं है। एक खाली ताबूत को जादुई घेरे से इतनी मजबूती से क्यों सुरक्षित रखा जाना चाहिए? अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। जब लिंग जियो उलझन में था तो अचानक एक काली छाया ताबूत से उठकर बैठ गई। सच कहूं तो ताइची आंख के बिना लिंग जियाओ काली छाया को बिल्कुल भी नहीं देख सकता था, क्योंकि यह काली छाया कोई भौतिक इकाई नहीं बल्कि एक सच्ची आत्मा है। यह ऐसी चीज है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता जब तक कि आत्मिक शक्ति इसे अनुभव न कर ले। बेशक ताइची आंख की अपनी विशेष विशेषताएं हैं, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से इसे देख सकती है। प्रकाश की आंख। जिस क्षण उसने काली छाया देखी, लिंग जियाओ को खतरा महसूस हुआ। उस क्षण उसने प्रकाश के रहस्य के छठे चरण का उपयोग किया जिसे उसने अभी अभी समझा था, प्रकाश की आंख। यद्यपि प्रकाश नेत्र की शक्ति प्रकाश की शक्ति और प्रकाश के रहस्य पर निर्भर करती है, लेकिन इसे मुक्त करने के लिए ताइची नेत्र की आवश्यकता होती है। उस क्षण सारा अंधकार दूर हो जाना चाहिए। जब संसार पर प्रकाश उतरेगा तो जीवित चीजें स्वस्थ हो सकेंगी और मृत आत्माएं तितर बितर हो जाएंगी। काली छाया चीखती हुई वापस ताबूत में उड़ गई, एक अंधेरे कोने में सिमट गई और हिलने में असमर्थ हो गई। लिंग जियो ने उपहास किया और उसकी ताइची आंख फिर से घूम गई। अमर बर्तन की आंख। अमर पॉट मूल रूप से एक आत्मा गुप्त तकनीक थी, लेकिन अब ये लिंग जियाओ की शिष्य तकनीक बन गई है। काली छाया प्रकाश से कमजोर हो गई और फिर अमर पात्र की आंख ने उसे अपने में समा लिया और एक सुनसान स्थान में प्रवेश कर गई। ये स्थान पहाड़ों और नदियों की दुनिया से जुड़ा हुआ है। ये पूरी तरह से लिंग जियो द्वारा नियंत्रित है। मुझे बताओ, तुम क्या करते हो और मुझ पर हमला क्यों करना चाहते हो? लिंग जियो की आत्मा पहाड़ों और नदियों की दुनिया में भाग गई। उसके सामने काली छाया को देखकर उसने ठंडे स्वर में पूछा, कितना घिनौना! मुझे मानव राजा ने न जाने कितने सालों से बंद करके रखा है। मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि तुम में वास्तव में मानव राजा जैसी ही क्षमताएं हैं। मुझे इससे नफरत है। जैसे ही वह बोला, काली आकृति ने अंततः अपना असली रूप प्रकट कर दिया। यह एक बहुत बड़ी काली छिपकली निकली। इसका आकार कुछ काले ड्रैगन जैसा था। क्या आप छिपकली के पूर्वज हैं? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। ये सही है, छिपकली लोगों की ताकत मुझसे, हमारे पूर्वज से शुरू हुई। काली छाया ने कहा, झूठ बोल रही हो। छिपकली के पूर्वज को लगभग 1 लाख साल पहले ही बंद कर दिया गया था। तुम्हारा तो कोई शरीर ही नहीं है, फिर भी तुम जीवित कैसे हो? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, तुम पूर्वज से क्यों बात कर रहे हो? पूर्वज? हाँ, आप छिपकली के पूर्वज हैं, लेकिन यहाँ आप केवल मेरी बात सुन सकते हैं। लिंग जियो ने बस हल्का सा हाथ हिलाया और चमकदार सूरज की रोशनी विशाल काली छिपकली की छाया पर पड़ी।
रुको रुको, मैंने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, कृपया मुझे प्रताड़ित मत करो। छिपकली के पूर्वज ने केवल अपनी आत्मा को बरकरार रखा। सटीक रूप से कहें तो ये सिर्फ एक मृत आत्मा थी। स्वाभाविक रूप से वह सूर्य की यातना से डरता था, जैसे वह प्रकाश की आंख से डरता है। मैं अभी भी जीवित हूँ इसका कारण कि मैंने एक बार बाहरी दुनिया से एक आत्मा मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, मूल आत्मा खंड। युवानशेन, वह क्या है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। पूर्वज, मुझे भी नहीं पता। वैसे भी दुनिया के बाहर भी योद्धा हैं जो अपनी आत्माओं को आत्माओं में बदल सकते हैं। भले ही उनका शरीर चला जाए, फिर भी वे हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि एक मजबूत बिंदु तक साधना करने के बाद आत्माएं शरीर को छोड़ भी सकती हैं। ये बहुत डरावना है, छिपकली के पूर्वज ने समझाया। दिलचस्प बात कि अब आपके पास जो है वह एक मृत आत्मा नहीं है, बल्कि एक तथाकथित आत्मा है। लिंग जियाओ ने पूछा, ये कैसे संभव है? अगर मैं वास्तव में आत्मा बनने के लिए साधना करता हूँ, तो मानव राजा मुझे बिल्कुल भी नहीं मार पाएगा। यह अफसोस की बात है कि मैंने केवल आत्मा को ही संघनित किया है, और मैं अभी भी आत्मा होने से बहुत दूर हूँ। युवानहुन, युवानशेन के अंश में साधना के स्तरों में युवानहुन, खोल से बाहर आना, रात्रि यात्रा, दिन यात्रा, भूत प्रेत भगाना, प्रकट होना, भूत प्रेत का आविर्भाव, शरीर पर कब्जा, वज्रपात और युवानशेन शामिल हैं। ये सुनकर लिंग जियो खुश होने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि उसकी आत्मा शक्ति बहुत मजबूत थी, यह अंततः पहाड़ों और नदियों की मार्शल आत्माओं के प्राकृतिक सुधार से प्राप्त हुई थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि अपनी आत्मा को कैसे विकसित किया जाए। छिपकली पूर्वज का मूल आत्मा टुकड़ा वास्तव में उसके लिए उपयोगी है। हालांकि यह केवल एक टुकड़ा है, ये पूरा नहीं होना चाहिए। ये युवानशेन चरण तक खेती करने के बाद चला जाएगा, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास आत्मा की खेती के तरीकों की कमी है, लिंगजियो के लिए ये निस्संदेह अभी भी एक उत्कृष्ट चीज है। लेकिन छिपकली के पूर्वज की स्थिति को देखते हुए हम जानते हैं कि आत्मा के अंश की साधना करना अत्यंत कठिन है। अन्यथा ये व्यक्ति आत्मा चरण के प्रथम चरण तक कैसे पहुंच सकता था? ये बहुत अजीब है। जब आत्मा का टुकड़ा इतना अच्छा है, तो आपने केवल आत्मा चरण तक ही साधना क्यों की? लिंग जियो ने ठंडी सांस लेते हुए पूछा। ये वह आदमी नहीं है जो मनुष्यों का राजा है। मेरे पूर्वज, मुझे ये चीज अभी अभी मिली है और इसे पाने के कुछ समय बाद ही उन्होंने इसे सील कर दिया था। मुझे अब भी अभ्यास करने का मौका कैसे मिल सकता है? जब छिपकली के पूर्वज ने ये कहा तो वह क्रोध से भर गया। अच्छा ऐसा है। लिंग जियो ने छिपकली के पूर्वज को ऐसे देखा जैसे वह झूठ बोल रहा हो। छोटे लड़के, अगर तुम आज ताबूत खोल सकते हो और मेरे पूर्वज को बचा सकते हो, तो हम एक साथ होने के लिए किस्मत में हैं। क्या ये ठीक रहेगा? मैं तुम्हें युवानशेन टुकड़ा दे दूंगा और तुम मुझे जाने दोगे। ये तुम्हारे लिए है, लेकिन एक पूर्ण सौदा है। छिपकली पूर्वज अचानक मुस्कुराया और कहा, पूर्वज, मैं देखता हूँ कि आपकी आत्मा शक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आप इसका बेहतर उपयोग नहीं कर सकते। यदि आपके पास आत्मा का टुकड़ा है, तो सब कुछ पूरी तरह से अलग होगा। भले ही आप मार्शल आर्ट का अभ्यास न करें, आप केवल अपनी आत्मा के साथ रहस्यमय क्षेत्र के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। क्या आप इतने दयालु हैं? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। पूर्वज, मेरा इरादा अच्छा नहीं है। मैं वास्तव में एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन अब मैं बस जीना चाहता हूँ। ये सिर्फ एक सौदा है। छिपकली का पूर्वज बहुत ईमानदार लग रहा था। ठीक है, मुझे इस बारे में सोचना होगा। लिंग जियो ने सोचा। आप किस बारे में सोच रहे हैं? पूर्वज, मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपके पास एक बहुत शक्तिशाली मार्शल आत्मा है, लेकिन इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। क्या आप जानते हैं क्यों? छिपकली के पूर्वज ने कहा। क्यों? दूसरी पार्टी सही है। लिंग जियो हमेशा से बहुत अजीब रहा है। ये तर्क है कि उसकी पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा को उसकी आत्मा के साथ एकीकृत किया गया है, और उसे इसे आसानी से नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि वास्तव में यह मामला नहीं है। ये स्पष्ट है कि यहाँ कुछ समस्याएं हैं। ये बहुत सरल है। मार्शल आत्मा को मानव राजा द्वारा दुनिया के बाहर से लाया गया था, इसलिए मार्शल आत्मा की खेती और नियंत्रण की वास्तविक विधि भी बाहरी दुनिया से आती है। मैं आपको ये बता दूं, आत्मा और मार्शल आत्मा के बीच का संबंध शरीर और मार्शल आत्मा के बीच के संबंध से अधिक घनिष्ठ है। आत्मा जितनी मजबूत होगी, मार्शल आत्मा उतनी ही मजबूत होगी, और इसे नियंत्रित करना उतना ही आसान होगा। छिपकली पूर्वज लिंग जियो के साथ यह सौदा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था, इसलिए उसे आत्मा साधना के सभी लाभ बताने पड़े।
अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप स्पष्ट रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, आप इतने मूर्ख क्यों हैं? इसे सरल शब्दों में कहें तो मार्शल स्पिरिट वास्तव में आत्मा की बाहरी अभिव्यक्ति है, लेकिन आज के योद्धा इसे बिल्कुल नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि मार्शल स्पिरिट कभी नहीं बदलेगी और हमेशा एक जैसी रहेगी, एक ऐसा रूप जो वास्तव में एक बड़ी गलती है। छिपकली के पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और कहा, योद्धा की आत्मा और साधना के कारण एक मार्शल आत्मा की छवि और शक्ति पूरी तरह से बदल जाती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग तलवार वाली आत्माओं को क्यों जागृत करते हैं, जबकि अन्य लोग चाकू वाली आत्माओं या अन्य आत्माओं को क्यों जागृत करते हैं? मुझे नहीं पता। ये सही है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो क्या कोई लॉटरी गतिविधि होती थी? बड़े लोग उनके सामने ढेर सारी चीजें रख देते थे और बच्चों को चुनने देते थे। हाँ, मुझे कुछ समझ में आया। दूसरे शब्दों में, जागृत आत्माएं वास्तव में योद्धा की अपनी आत्मा से प्रभावित होती हैं। लॉटरी की तरह, यदि आप तलवार निकालते हैं तो ये तलवार की आत्मा है, और यदि आप कुछ और निकालते हैं तो यह एक और आत्मा है। लिंग जियाओ को अचानक एहसास हुआ, हाँ, मूलतः यही बात है, लेकिन कुछ योद्धा अपनी आत्मा को जागृत करने की प्रक्रिया के दौरान बाहरी चीजों से प्रभावित होंगे, जैसे रक्त, मार्शल आर्ट, रहस्य, हथियार, विरासत आदि। लिंग जियाओ ने छिपकली पूर्वज की बात पूरी तरह से समझ ली। वह पर्वत और नदी मार्शल आत्मा को जागृत करने में इसलिए सक्षम हुआ क्योंकि वह होंग क्वी से प्राप्त पुस्तक से प्रभावित था। पहले मैं इसे समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं इसे पूरी तरह से जानता हूँ। अधिकांश योद्धा मार्शल सोल को सक्रिय रूप से रूपांतरित करने के बजाय निष्क्रिय रूप से अनुकूलित होते हैं। यद्यपि एक बार मार्शल सोल बन जाने के बाद इसका आकार बदलना कठिन होता है, लेकिन इसे शक्ति, युद्ध पद्धति आदि के संदर्भ में उन्नत और रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास तलवार मार्शल सोल है, तो ये शुरुआत में तलवार का बाहरी आकार हो सकता है, जो तलवार योद्धा के हमले में सुधार कर सकता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर इसे बदलते हैं, तो इस तलवार मार्शल सोल में अधिक विशेषताएं होंगी और तलवार की उपस्थिति को बनाए रखते हुए सुधार जारी रहेगा। किसी जादुई हथियार की तरह इसे लगातार बदला जा सकता है। मैं समझता हूँ, मैं पूरी तरह समझता हूँ। वुहुन के बारे में पिछली समझ पूरी तरह से अस्पष्ट थी, लेकिन इस समय यह अंततः पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। ठीक है, मैंने ये सौदा कर लिया। आत्मा का खंडित स्क्रॉल प्राप्त करने और छिपकली पूर्वज को जाने देने के बाद उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी आंखें चमकदार हैं और छिपकली का पूर्वज अपनी वर्तमान अवस्था में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप सचमुच एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। छिपकली पूर्वज हंसा और एक स्मृति तुरंत लिंग जियो के दिमाग में स्थानांतरित हो गई। क्या ये युवानशेन का टुकड़ा है? लिंग जियाओ ने हर शब्द और वाक्य को ध्यान से पहचाना। उन्होंने कभी भी वास्तविक युवानशेन टुकड़े नहीं देखे हैं, लेकिन उनके पहाड़ और नदी मार्शल आर्ट विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या ये शब्द उचित और हानिकारक हैं। यदि छिपकली का पूर्वज उसके साथ छल करता है, तो वह स्वाभाविक रूप से दया नहीं दिखाएगा। छिपकली के पूर्वज ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, तुम कितने भी होशियार क्यों न हो, पूर्वज, मैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को थोड़ा बदल दूंगा, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। और तो और, उन पर लिखे शब्द बाहरी दुनिया के शब्द हैं, जिन्हें तुम नहीं जान सकते। एक समस्या है। उसकी इच्छाधारी सोच बहुत अच्छी थी। अगर लिंग जियो ने समस्याग्रस्त युआनशेन फ्रेगमेंट का अभ्यास करने की हिम्मत की, तो यह निश्चित रूप से उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचाएगा। उस समय वह लिंग जियो के शरीर को छीनने का अवसर ले सकता था। वास्तव में एक बात है जो उसने कभी सच नहीं बताई। उसका वर्तमान मूल आत्मा अंश न केवल आत्मा अवस्था तक ही सीमित है, बल्कि कब्जा अवस्था तक भी सीमित है। दूसरे शब्दों में, जब तक लिंग जियो की आत्मा घायल है, वह उस पर कब्जा कर सकता है, लिंग जियो की आत्मा को दबा सकता है और इस शरीर पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। ये किसी शव को जब्त करने से कुछ अलग है। शरीर पर कब्जा करने के बाद दूसरे पक्ष की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी। अधिकार क्षेत्र ऐसा नहीं कर सकता, तथा उसे हर समय दूसरे पक्ष की आत्मा को दबाना पड़ता है। लेकिन छिपकली का पूर्वज डरता नहीं है। उनकी राय में उनकी आत्मा लिंग जियो से कहीं अधिक मजबूत है, और जब तक उनके पास यह अवसर है, वह अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम होंगे। बहुत खुश हो? लिंग जियो ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक मैं खुश हूँ, मैं जल्द ही आजाद हो जाऊंगा, छिपकली के पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अभी भी मेरे सामने दिखावा कर रहे हो। हालांकि तुम्हारा युवानशीन टुकड़ा का अधिकांश हिस्सा सच है,
लेकिन कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ स्पष्ट रूप से समस्याएं हैं। तुम सच में सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ? मैंने मूल रूप से तुम्हारे साथ ईमानदारी से व्यापार किया था। चूंकि तुम इतने हो, अगर तुम नहीं जानते कि इसे कैसे संजोना है तो मुझे दोष मत दो। लिंग जियाओ इस बूढ़े आदमी के साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। इस बूढ़े आदमी की आत्मा को परिष्कृत करके वह आत्मा का टुकड़ा और यहाँ तक कि इस बूढ़े आदमी की मार्शल आर्ट भी प्राप्त कर सकता था। ये सिर्फ समय की बर्बादी थी। ये थोड़े समय में बेहतर होगा। कठिनाई, इसीलिए वह ये सौदा करना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि यह बूढ़ा आदमी इतना चालाक था और उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैं ये कैसे सहन कर सकता था? पहाड़ों और नदियों की दुनिया में तेज धूप ने छिपकली के पूर्वज को पूरी तरह से घेर लिया था। यहाँ छिपकली का पूर्वज पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से घूमने में असमर्थ था और केवल तेज धूप को धीरे धीरे अपनी आत्मा से दूर जाने दे सकता था। मैं तुम्हें असली यौवानशील टुकड़े दूंगा। इस समय छिपकली का पूर्वज सचमुच बहुत डरा हुआ था। क्या अब तुम्हें इसका पछतावा है? बहुत देर हो चुकी है। लिंग जियो ने बकवास करना बंद कर दिया और उसकी आत्मा पहाड़ों और नदियों की दुनिया से बाहर निकल गई। आत्मा के टुकड़े की साधना रातों-रात पूरी नहीं की जा सकती, नहीं छिपकली पूर्वज की आत्मा को रातों-रात परिष्कृत किया जा सकता है। अब जब वह अपनी चोटों से उबर चुके हैं तो उन्हें जल्द से जल्द बेइमो सिटी लौट जाना चाहिए। वह ये नहीं भूला है कि वहाँ हजारों भाई और 1 लाख से ज्यादा लोग हैं जो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के शाही परिवार ने उसके खिलाफ साजिश रची और धर्मी गठबंधन ने भी उसके खिलाफ साजिश रची, लेकिन लोग और उत्तरी रेगिस्तान की सेना अंत तक उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। सौभाग्यवश वह अभी भी अंतर स्पष्ट रूप से जानता था। इस समय ज़ीली भी प्रशिक्षण से जाग गई थी। अपने शरीर को उत्साह से देखते हुए उसे विश्वास नहीं हुआ। सफलता? लिंग जियाओ ने पूछा। खैर, यिन और यांग क्षेत्र? ज़ीली ने सिर हिलाया। यह एक सपने जैसा था। उसे 10वीं गुफा से सीधे यिन यांग दायरे के पहले स्तर पर पदोन्नत किया गया था, यिन यांग दायरे के आधे चरण को पार करते हुए, जिससे अधिकांश योद्धाओं को गुजरना पड़ता है। इससे पता चलता है कि उसने अवश्य ही अत्यंत प्रबल शक्ति प्राप्त कर ली होगी, इतनी प्रबल कि उसे संचित करने की आवश्यकता नहीं रही होगी और वह सीधे ही उच्चतर क्षेत्र में पहुंच गई होगी। बधाई हो, बहन ज़ीली। हालांकि बिच्छू जनजाति ने युद्ध में बिच्छू राजा को मार डाला, लेकिन यिन और यांग क्षेत्र में एक और शक्तिशाली व्यक्ति का जन्म हुआ। कम से कम इस स्तर पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। लिंग जियाओ मुस्कुराया। युवा स्वामी, आप मजाक कर रहे हैं। हम बिच्छू लोग अपनी रक्त शपथ नहीं तोड़ सकते। चूंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं आपका गुलाम बनूंगा, इसलिए मैं इसे नहीं तोड़ सकता। ज़ीली ने गंभीरता से कहा। उसे लिंग जियाओ ने बचाया था। लिंग जियाओ के बिना उसे अंधे बिच्छू वाले आदमी द्वारा अपमानित किया जाता। लिंग जियाओ द्वारा बिच्छू जनजाति को भी बचाया गया था। लिंग जियाओ के बिना तिमुरमुटु द्वारा बिच्छू जनजाति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया होता। यहाँ तक कि साधना में उसकी वर्तमान सफलता भी लिंग जियाओ के कारण ही है। शी ज़ीली एक अच्छी इंसान नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक ऐसी इंसान है जो खून की कसमों को बहुत महत्व देती है। वह कभी भी अपनी कसम का उल्लंघन नहीं करेगी। ठीक है, यह आप पर निर्भर है। इस मामले के बाहर आने के बाद हम इस पर बात करेंगे। चलो, मुझे लगता है कि आपके लोग पहले से ही अधीर हैं। लिंग जियो ने अब किसी भी बात पर जोर नहीं दिया। यिन और यांग क्षेत्र में एक गुलाम होने से वह और किस बात से असंतुष्ट हो सकता था। जैसी आपकी आज्ञा, श्रीमान। ज़ीली ने सिर हिलाया और लिंग जियाओ के पीछे निषिद्ध क्षेत्र के बाहर की ओर चली गई। ब्लड मिरर पूल के बाहर डार्कथॉर्न के सदस्य खाना खा रहे थे। ये स्वादिष्ट बारबेक्यू मांस और सब्जियां बिच्छू जनजाति के योद्धाओं की मदद से पाए और पकाई गईं। यूनू ने कुछ नहीं खाया। वह चुपचाप खड़ी रही। उसके शरीर के चारों ओर हमेशा अजीब सी चांदनी छाई रहती थी, जैसे चांदनी परी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि यूनू किस तरह के दर्द से गुजर रही थी। बहुत समय पहले उनकी एक महिला शिष्या थी जिसका नाम यीहुआ था। ये शिष्य प्रतिभाशाली था और मूल रूप से उसे यीहुआ संप्रदाय के नेता का पद प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। हालांकि जब यीहुआ 16 साल की थी तो उसे एक आदमी से प्यार हो गया। इस आदमी की उत्पत्ति बहुत रहस्यमय थी, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। कुछ ही दिनों में यीहुआ पूरी तरह से उसके प्रति आसक्त हो गया। इस आदमी के लिए यीहुआ ने यूनू के भरोसे का भी फायदा उठाया और यूनू का सबसे कीमती मूनलाइट हॉट भी छीन लिया। चांदनी हृदय यूनू का हृदय है।
एक दिल जो एक खूबसूरत ज़ैड की तरह दिखता है। इस हृदय को यूनू ने अनगिनत वर्षों के बाद संघनित किया था और यह उसे मानव रूप में रूपांतरित होने में मदद करने की कुंजी थी। एक बार खो जाने पर न केवल साधना का स्तर बहुत कम हो जाएगा, बल्कि शरीर भी बहुत कमजोर हो जाएगा, और सबसे भयानक बात कि एक बार जब आप चांद नहीं देख पाएंगे तो शरीर को बहुत दर्द सहना होगा। उस तरह का दर्द उसने कभी किसी को नहीं बताया, केवल वह ही जानती थी कि यह किसी के हृदय में हजारों स्टील की सुइयां चुभोए जाने से भी अधिक भयानक था। बाद में उसने इस दर्द को नियंत्रित करने का एक तरीका खोज निकाला, जो कि हर समय अपने महल में रहना था, क्योंकि इससे उसके दर्द को दूर करने के लिए चांदनी के समान प्रकाश निकलता था। इस महल के निर्माण के बाद से उसने शायद ही कभी युहुआ संप्रदाय को छोड़ा हो। पहली बार उसने युहुआ संप्रदाय को दुष्ट जानवर दानव राजा से निपटने के लिए छोड़ा था। ऐसा उसने लगभग 1 लाख वर्ष पहले अमर पूज्य युहुआ से किए गए वादे को पूरा करने के लिए किया था। दूसरी बार लिंग जियाओ को पवित्र शहर में आयोजित मार्शल आर्ट महोत्सव में भाग लेने के लिए सुरक्षित करना था, और इस बार ये लिंग जियाओ के लिए भी था। यूनू का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था और दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह लगभग बेहोश हो गई थी, लेकिन वह फिर भी सहन करती रही और वहीं खड़ी रही। उसे लिंग जियाओ के बाहर आने का इंतजार करना पड़ा। उसे उसके सबसे भरोसेमंद शिष्य ने धोखा दिया था और उसे चांदनी का हृदय खोने से भी अधिक पीड़ा सहनी पड़ी थी। वह फिर से लिंग जियो पर भरोसा करने का साहस जुटा सकती है, जो अपने आप में बहुत दुर्लभ बात है। लिंग जियो ने उसे आशा दी और वह हार नहीं मानना चाहती थी। निषिद्ध क्षेत्र के अंदर लिंग जियो को लगा कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है और उसे लगा जैसे कुछ हो रहा है। और इस तरह की चीजें अभी भी ऐसी चीज हैं जिनकी वह बहुत परवाह करते हैं। उसका दिल टूट गया, पर उसे पता नहीं था कि क्यों। इसलिए उसने अपनी गति तेज कर दी और ज़ीली की मदद से रक्त दर्पण तालाब का दरवाज़ा धीरे धीरे खोल दिया। शायद इसलिए कि वह चिंतित था कि तैमूर मोटू फिर से वापस आ जाएगा। ज़ीली आगे चला गया। लिंग जियाओ ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। आखिरकार मौजूदा ताकत के मामले में ज़ीली उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। भले ही उसका सामना गंभीर रूप से घायल तैमूर मोटू से हो, ज़ीली निश्चित रूप से लड़ने में सक्षम है। हालांकि जब दरवाजा खुला तो लिंग जियो ने जो देखा वह तैमूर मोटू नहीं था, बल्कि एक सुंदर आकृति थी। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आने के बाद से यह आकृति उसे अनगिनत बार परेशान कर चुकी है और यह उसकी नींद में अनगिनत बार गूंजी है। बहन यूनू, लिंग जियो ज़ीली के पीछे से भागा और यूनू को अपनी बाहों में जकड़ लिया। यह ऐसा है जैसे बहुत समय से बिछड़े हुए रिश्तेदार एक दूसरे से बिछड़ गए हों। आश्चर्य, मन की शांति। यूनू के सामने लिंग जियाओ को लगा कि वह फिर से एक सामान्य व्यक्ति बन सकता है। अब उस पर कोई दबाव नहीं था और वह बिना किसी चीज के बारे में सोचे बस 16 साल का लड़का बन सकता था। ये बच्चा दूसरे लोगों के चुटकुलों से नहीं डरता। यूनू मुस्कुराए और लिंग जियो की पीठ को धीरे से थपथपाया। उसकी कोमलता में कांपने का संकेत था। नहीं बहन यूइनव, तुम्हें क्या हुआ है? लिंग जियाओ की इंद्रियां कितनी संवेदनशील थीं। जिस क्षण उसने यूनू को छुआ उसे लगा कि यूनू के साथ कुछ ठीक नहीं है। बहन, सब ठीक है। आप कैसी हैं? यूनू ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कुराहट वास्तव में जबरदस्ती थी। बकवास। लिंग जियो मूर्ख नहीं था, इसलिए वह ये कैसे नहीं देख सका कि यूनू दर्द को रोक रही थी। उसने ज़ीली की ओर देखा और कहा, ये मेरे दोस्त हैं। तुम पहले उनके आराम करने की व्यवस्था करो। मैं फिर से ब्लड मिरर तालाब जाना चाहता हूँ। ऐसा कहने के बाद लिंग जियो ने सीधे यूइनव को घसीटा और ब्लड मिरर पूल की ओर चल दिया। ब्लड मिरर पूल में ताइची बॉल को उसने सोख लिया, लेकिन पूल के पानी के साथ एक चैनल भी था जो विभिन्न चोटों का इलाज कर सकता था। इस बार स्वाभाविक रूप से मैं उस चीज को ढूंढना चाहता था। सभी लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मून गर्ल कौन है? यह एक ऐसा अस्तित्व है जो एक झटके में लाखों लोगों का जीवन नष्ट कर सकता है। लिंग जियाओ के सामने वह एक अच्छी व्यवहार वाली छोटी बहू की तरह क्यों महसूस कर रही थी। जब लिंग जियाओ ने उसका हाथ खींचा तो उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। लिंग जियाओ की उत्पत्ति क्या है? लिंग जियाओ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यूनू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। किसी अच्छी जगह जाओ, लिंग जियो ने चलते हुए कहा, लेकिन उसका स्वर थोड़ा ठंडा था। आप नाराज हो गए क्या? चांद लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। हालांकि हंसना आसान नहीं है। हाँ, मैं नाराज हूँ। आपकी यह समस्या निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में विकसित नहीं हुई है।
क्या हो रहा है? आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? लिंग जियो की ठंडी आवाज वास्तव में गुस्से से भरी थी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊंगा भी तो ये बेकार होगा। यू नू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। वह सचमुच डर गई थी कि लिंग जियो नाराज हो जाएगा। वह नहीं जानती कि क्यों, लेकिन वह बिना पलक झपकाए तैमूर मुटू जैसे मजबूत आदमी का सामना कर सकती है। लाखों की सेना का सामना करते हुए वह ठंडी और निर्दयी ताकत की लहर से मार सकती थी। लेकिन लिंग जियाओ का सामना करते हुए वह सचमुच थोड़ी सतर्क थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपने दिल की गहराई में महसूस करती हूँ कि यह एक ऐसा आदमी है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह बेकार है? लिंग जियाओ ने आह भरते हुए कहा, बहन युएनव, जब मैंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपका आदमी बनना चाहता हूँ, तो क्या आपको लगा कि मैं मजाक कर रहा था? हाँ, मैं अभी तक उन परिस्थितियों तक नहीं पहुँच पाया हूँ जो आपने मुझे बताई थी, लेकिन मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, और बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें किसी भी तरह से चोट नहीं पहुँचने दूंगा। यू नू मुस्कुराए, उसके दिल में बहुत मिठास महसूस हो रही थी। हंसो, तुम में अभी भी मुस्कुराने की हिम्मत है। तुम तियानलोंग महाद्वीप से यहाँ क्यों आए? ठीक वैसे ही जैसे यू नू लिंग जियाओ से नाराज नहीं हो सकती थी। लिंग जियो वास्तव में यू नू से नाराज नहीं हो सकता था। वह अभी बहुत गुस्से में था, लेकिन वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। वह इस औरत को इतना पसंद करता था कि वह उस पर गुस्सा कैसे हो सकता था? बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, छोटे पागल। यू नू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानती कि खुद पर तरस कैसे खाया जाता है? तुम दिन भर अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से लड़ती रही हो। बहन, मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, बहन युएनव, ऐसा करना वास्तव में खतरनाक है, लेकिन अगर मैं इसका विरोध नहीं करता तो मैं सड़क पर उन भिखारियों की तरह भ्रम में मर जाऊंगा। मैंने ऐसी चीजें कई बार देखी हैं। वह नुकसान क्यों नहीं उठाना चाहता? समझौता करने को तैयार नहीं है? क्या आप इसे सहन करने को तैयार नहीं हैं? इसका बहुत कुछ संबंध उस घटना से है जो उसके साथ बचपन में घटी थी। तियानफेक शहर में भिखारी गिरोह में 2 भिखारी थे जिन्हें कुलीन राजकुमार द्वारा धमकाया जाता था। इन्हें समझौता करने का निर्णय लिया, धैर्य रखने और संकोच करने का निर्णय लिया, और परिणाम ये हुआ कि इस महान युवक ने उसे यातना देकर मार डाला। बी ने लड़ने का फैसला किया। उसने रईस को मार डाला और अंततः उसके परिवार ने उसे पीट कर मार डाला। हालांकि दोनों की मृत्यु हो गई, लेकिन लिंग जियो को हमेशा लगता था कि बी की मौत अधिक मूल्यवान थी। मरने से पहले उसने किसी और को भी अपने साथ नीचे घसीटा और अपने दुश्मन को मार डाला। लेकिन ये बहुत कायर था। इस वजह से लिंग जियाओ बी की पद्धति के अनुसार रह रहा है। बेशक वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसे बी से अधिक शक्तिशाली बनना पड़ा। खुद की रक्षा करने में सक्षम बने। बहन यूनू, ये बिच्छू राजा द्वारा उपचार और अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रक्त दर्पण पूल होना चाहिए। देखें कि क्या यह आपके दर्द को दूर कर सकता है। जल्द ही लिंग जियो यूनू को रक्त दर्पण पूल में ले गया। रक्त दर्पण तालाब में वास्तव में पानी का एक तालाब था, रक्त लाल। वहां एक दर्पण भी था जो रक्त दर्पण था। यूनू ने अपने बाहरी कपड़े उतार दिए और केवल अंडरवियर पहने हुए खून के तालाब में उतर गई ताकि दर्द से राहत पा सके। वास्तव में ये कारगर है। यूनू ने राहत की सांस ली। लिंग जियाओ ने भी राहत की सांस ली। वह वास्तव में अपनी प्रिय महिला को कष्ट में नहीं देख सकता था। लेकिन लिंग जियाओ वहीं बैठा रहा और आगे सोचता रहा। ब्लड मिरर पूल में पानी सीमित है। एक बार इसका उपयोग हो जाने के बाद ये खत्म हो जाता है। तो यूनू भविष्य में यातना से कैसे बच सकती है? क्या उसे वापस जाकर युहुआ संप्रदाय के महल में रहना चाहिए? बेशक चांदनी हृदय को खोजना ठीक होगा, लेकिन वह बहुत दूर है और यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि यह कब प्राप्त होगा। यूनू के लिए एक चंद्रमा बनाया जाना चाहिए। लिंग जियाओ के विचार स्पष्ट हो गए। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में दिन और रात बारी बारी से आते हैं, लेकिन दिन में सूरज रहता है, लेकिन रात में चारों तरफ अंधेरा होता है और कुछ भी नहीं होता। यदि ऐसा है तो मध्य रात्रि में एक चमकता हुआ चांद बनाइए।